A very very good afternoon to all my नादान परिंदों. कैसे हैं आप लोग? Good afternoon everyone. Hello साक्षी, स्नेहा, चंदू, शिफा, तान्या. So happy to see you all after such a long time. कैसे हैं मेरे सारे नादान परिंदे? हेलो श्रेयल, अंतिका, मोनिका, दुर्गा. ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से एक यस या थम्स अप दे दो, फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं. आज ढेर सारी बातें करनी है आपसे मुझे. ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस, आई मिस यू ऑल टू. हम रेगुलर रिविजन्स करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और भी आपके लिए सोचा हुआ है जो आज हम बात करेंगे. ऑडियो वीडियो बिल्कुल ओके? चलिए ग्रेट. तो सबसे पहले तो ये बताओ कि पढ़ाई कैसी चल रही है? रेगुलर पढ़ रहे हो कि नहीं? हाँ, बहुत डर लग रहा है. डर तो लगेगा बेटा, इसको बोलते हैं फियर ऑफ द अननोन, जिसके लिए पूरे साल तैयारी कर रहे हैं. हम बात करेंगे, डोंट वरी. देखो आज मैं क्या करने वाली हूं, पहले आपको वो बताती हूं. बेटा जितने भी एनसीईआरटी के जूलॉजी के चैप्टर्स की समरी है जो एनसीईआरटी में पीछे दी हुई है, मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको वो क्लास में मार्क करवा दूं, ताकि वहां से कोई लाइन भी मिस ना हो और एक रिवीजन भी हो जाए चैप्टर का. कैसा सोचा मैंने पहले ये बताओ. अगर अच्छा सोचा तो जरा एक थम्स अप या दिल 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 दे दीजिए. तो बेटा मैं यकीन 2.0 में यहाँ बॉटनी जूलॉजी के जितने चैप्टर्स हैं उनके एनसीईआरटी की समरी आज आपके लिए लेकर आई हूं. हम इसके थ्रू एक रिवीजन भी कर लेंगे और सारी एक एक लाइन को ध्यान पूर्वक देख भी लेंगे ताकि कुछ मिस ना हो. अरे वाह 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 वाह, क्या बात है. बॉटनी की भी दे दूं. बॉटनी की बेटा यकीन 3.0 में बस अभी सैटरडे को सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर उनकी एक क्लास लूंगी. मैं उसका पीडीएफ शेयर कर सकती हूं. अगर आपको बैच एक्सेस है, आई थिंक 2.0 वालों को 3.0 तो शायद मिला ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. और अदरवाइज मैं उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, जो मैं पढ़ाऊंगी उसका पीडीएफ. ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी. अच्छा, नंबर 2, इसके बाद एक क्लास में मैं क्या करूंगी, जो हमारे हर चैप्टर की स्टार्टिंग में, अगर आज टाइम मिला तो आज कर लेंगे, वैसे मुश्किल लग रहा है आज टाइम मिलना, तो जो स्टार्टिंग में साइंटिस्ट और वो इंट्रो होता है वो भी मैं क्लास में करा दूंगी आपको. ठीक है, ताकि आपका कोई स्ट्रेस टेंशन ना रहे. अच्छा नहीं मिला है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, मैं उसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे. डोंट वरी, आई मिस्ड यू ऑल टू मच. 2 3 4 5 6 10 मच. अच्छा, अब एक आपको चीज मुझे इन्फॉर्म करनी थी, बतानी थी. बेटा 12th क्लास की इम्यूनिटी बूस्टर फॉर कंप्लीट बायोलॉजी कल ही मुझे रिसीव हुई है, ये मेरी कॉपी भी. तो अब ये बिल्कुल अवेलेबल है अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, पीडब्ल्यू स्टोर पर. और अब ये बस आप जैसे ही ऑर्डर करेंगे फटाफट से आपके पास आ जाएगी. एकदम पतली सी बुक है, 11th की ही तरह बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा है. पूरी जेनेटिक्स, इकोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, जितने भी क्लास 12th के चैप्टर्स हैं वो पूरे के पूरे बहुत 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 हेल्पफुल होगी आपको नीट के लिए मल्टीपल रिविजन्स करने में. अगर आपको हेल्प करे तो आप इस बुक को अब ले सकते हैं. 11th की ऑलरेडी मैंने आपके बैच में दिखाई थी. 11th पे चैप्टर्स भी ज्यादा हैं तो बुक थोड़ी सी मोटी थी. ठीक है, एकदम कॉमिक बुक की तरह बनाई है, जिसको पढ़ने का बार बार मन करे. रिविजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स को. तो 12th की मेरे पास कल ही बुक आई और आज आपकी क्लास थी, तो आई जस्ट थॉट कि मैं आपके साथ एक बार शेयर कर लेती हूँ. इट इज नाउ अवेलेबल. अगर आपके कोई नोन फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, भाई बहन 10th से 11th में जा रहे हो तो उन्हें 11th वाली, और 11th से 12th में जा रहे हो तो 12th वाली बुक आप सजेस्ट भी कर सकते हैं. एकदम सिंप्लीफाइड हैंड रिटन नोट्स है सिंप्लीफाइड, बट एक भी पॉइंट मिस नहीं हुआ है. पूरी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के अलावा भी जहां से नीट में क्वेश्चन आते हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस बुक. मेरी पहली बुक थी, बहुत दिल से लिखी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को इतनी हेल्प कर रही है. चलिए आइए आगे पर बात कर देते हैं. ये कौन स्टूडेंट है? ये अभी 3.0 में था या थी, मैं नाम नहीं देख पाई. अभी यहाँ आ गई, कह रही है मैम चुकंदर कैरेट जूस वाली बात भी बता दो. अच्छा, तो आप में से कई बच्चे हैं जो 3.0 2.0 दोनों में मुझसे पढ़ते हैं. इनफैक्ट अभी जब मैं अर्जुना के लॉन्च पे गई थी पीडब्ल्यू में, तो अलग सर ने शेयर भी किया ये चीज वहां पर लॉन्च पे, जिसकी 84 रैंक आई थी, राघव गोयल. उसने भी यकीन 2.0, उस समय मैं 2.0 में बॉटनी लेती थी और 3.0 में जूलॉजी लेती थी, तो उसने दोनों बैच से ऐसी बॉटनी जूलॉजी मुझसे करा था. तो ये वही कुछ बच्चे हैं, हाँ मैम मैं दोनों में हूँ, जो ये दोनों में आके ये मुझे कह रहे हैं मैम गाजर चुकंदर जूस वाली बात बता दो.
चलिए बेटा, कहीं से भी पढ़ो, सारे टीचर्स बेस्ट है, जिनसे आपका दिल की फ्रीक्वेंसी थोड़ी एक्स्ट्रा मिल जाए वहां पढ़ो। हर टीचर से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन बेसिकली आपसे होगा, आपकी मेहनत से, आपकी रेगुलरिटी से, आपकी सिंसेरिटी से, आपके मल्टीपल रिविजन से। एंड आई होप ये इम्यूनिटी बूस्टर बुक उस मल्टीपल रिविजन में हेल्प करेगी। चलो यार, तुम लोग तो बिल्कुल गप्पे ही बरवाते रहोगे मुझे। आ जाओ भाई, आज तक की परंपरा, और इस परंपरा को हम कभी नहीं तोड़ेंगे। आशीर्वाद के बिना कभी क्लास शुरू नहीं करेंगे। तो मेरे सभी नादान परिंदों के चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी। आइए उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। खूब खुशी खुशी पढ़ना है, प्रेम से पढ़ना है बेटा, डिमोटिवेट नहीं होना, डरना नहीं है। पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, अरे टफ आएगा तो कट ऑफ लो जाएगा, इजी आएगा तो कट ऑफ हाई जाएगा। कुल मिलाकर टॉप 1 लाख स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, उसमें हमें आना है, और उसके लिए हमें अपना बेस्ट देना है। जस्ट डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड, टू डेस्टिनी, टू नेचर। सिंसियर स्टूडेंट के साथ जीवन में अच्छा ही होगा। सिलेक्शन हो नहीं हो, कौन सा कॉलेज मिले, हम ये सब नहीं सोचेंगे। हम तो आज को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, ईमानदारी से अपना बेस्ट एफर्ट करेंगे। ईश्वर देख रहे हैं, सब अच्छा ही होगा। नाउ एक और बात यहां पे, मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस। बिल्कुल बेटा, इसके बाद में ये मैं एक बार कंप्लीट कर दूं आपकी, इसके बाद में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। मैं कई दिन से, इतने दिन से थोड़े आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी, एक मिनट देना, मैंने बेटा ऑलरेडी बनाने शुरू कर दिए हैं आपके लिए क्वेश्चंस। और मैं आपको बहुत जल्दी क्वेश्चंस के थ्रू रिविजन्स भी करवाऊंगी। है हमारे पास पूरा अप्रैल है, हमारे पास आधा मार्च है हमारे पास बेटा। इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं रेगुलर आपकी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा दूंगी, समरी, साइंटिस्ट, वो सब कुछ करवा दूंगी। और 2024 और 2025 का पेपर की भी मैंने पीपीटी बनवा ली है। बायो का पेपर भी अपन सॉल्व करेंगे क्लास में, ठीक है बेटा। आप में से कई बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि वो जो एक सीरीज शुरू हुई थी यकीन चैनल पर क्वेश्चंस वाली, स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो सीरीज को अभी बीच में रोकना पड़ा है। आई कांट से कि वो रिकंटिन्यू होगी या कुछ उसकी जगह नया आएगा। मैं बेटा अभी कुछ बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो ऊपर मैनेजमेंट की तरफ से पूरी प्लानिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाते हैं। बट हम लोग आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, मैं आपकी प्रैक्टिस आपके बैच में करवाऊंगी, रिविजन करवाऊंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है बेटा। PYQ 2023 तक के तो सारे मिलेंगे आपको, जो आपके PYQ लेक्चर्स में हर चैप्टर के साथ देती हूँ। 2024 और 2025 का पेपर मैं क्लास में सॉल्व करवा दूंगी। आ जाओ बेटा, आओ। तो आशीर्वाद तो हमने ले लिया है माता जी का, बायोलॉजी मैया का। आओ जरा एनिमल किंगडम को रिवाइज करते हैं। एवरीबडी अपनी एनसीईआरटी ओपन करो और एनसीईआरटी की समरी ओपन करो। चलिए आइए मार्क करते हैं। सो द बेसिक फंडामेंटल फीचर्स क्या क्या थे बेटा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद है, सेल्यूलर टिश्यू, सिमेट्री, रेडियल, बाइलेटरल, एसिमेट्रिकल, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम, एसीलोमेट, सूडोसीलोमेट, सीलोमेट, सेगमेंटेशन, अनार को काटो यानी आर्थ्रोपोडा, एनालिडा एंड कॉर्डेटा, नोटोकॉट प्रेजेंट है या नहीं। इससे हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया है एनिमल किंगडम को। देयर आर मेनी अदर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स जो स्पेसिफिक होते हैं हर फाइला के लिए या क्लास के लिए। जैसे पॉरीफेरा के अंदर क्वानोसाइट्स थे, स्पॉन्जोसील थी, सिलेंट्रेटा के अंदर नीडोब्लास्ट थे, है ना, टीनोफोरा के अंदर वो 8 कूम्ब प्लेट्स थी। तो ये डिफाइनिंग फीचर्स हैं। पॉरीफेरा के अंदर मल्टी सेल्यूलर, पूरा एनिमल किंगडम ही मल्टी सेल्यूलर है, सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइट्स हैं। सिलेंट्रेट्स के अंदर टेंटिकल्स हैं और नीडोब्लास्ट है। बेटा मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली मेरीन होते हैं। इनफैक्ट पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा सेसाइल हो सकते हैं या फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं, जैसे हाइड्रा इसमें था, जेलीफिश इसमें थी। नाउ टीनोफोरा भी एक्सक्लूसिवली मेरीन थे, पहले दो मोस्टली मेरीन थे। इसमें 8 कूम्ब प्लेट्स होती हैं जो स्विमिंग में हेल्प करती हैं। प्लैटीहेल्मिन्थस की फ्लैट बॉडी होती है, बायलेटरल सिमेट्री यहीं से शुरू होती है। बाकी रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा की थी और एसिमेट्रिकल थे मोस्ट ऑफ पॉरीफेरा। पैरासिटिक फॉर्म्स प्लैटीहेल्मिन्थस, एस्केलमेंथस में देखने को मिलते हैं, हुक्स एंड सकर्स होते हैं। एस्केलमेंथस जो है वो सूडोसीलोमेट होते हैं। इसमें पैरासाइट्स, नॉन पैरासाइट्स दोनों ही तरह के फॉर्म्स हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लैटीहेल्मिन्थस एंड एस्केलमेंथस आर पैरासिटिक। चलिए
नाउ एनालिड्स में मेन था मेटामेरिकली सेगमेंटेशन और ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम एनालिड से ही शुरू होती है, सूडो सीलोमेट थे एस्केलमेंथस। आर्थ्रोपोडा में मैक्सिमम स्पीशीज होती है, लार्जेस्ट फाइलम है, मोस्ट अबंडेंट ग्रुप है। यहाँ पे जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगी, आर्थ्रोपोडा का मतलब ही है। मोलस्का का मतलब ही था सॉफ्ट बॉडी जिसमें मोस्टली सराउंडेड बाय एक्सटर्नल कैल्केरियस शेल। इसके अलावा इसमें मैंटल थी, रेड्यूला था। सो बॉडी इज कवर्ड विथ एक्सटर्नल स्केलेटन मेड ऑफ काइटिन। इकाइनोडर्म्स का मतलब ही था स्पाइनी स्किन्ड। स्पाइनी स्किन्ड, इनके लार्वा की बाइलेटरल और अडल्ट की फिर से रेडियल सिमेट्री हो गई थी। प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम डिस्टिंक्टिव था, स्पेशल था, यूनिक था इकाइनोडर्म्स का। हेमिकॉर्डेटा में छोटा सा ग्रुप है जिसमें कीड़े जैसे वर्म लाइक मेरीन एनिमल्स है। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मेरीन थे। इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी है, प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक है। प्रोबोसिस के अंदर स्टोमोकॉर्ड है जो कि फॉल्स नोटोकॉर्ड होती है। नाउ फाइलम कॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड जिनमें है, या तो अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही केवल नोटोकॉर्ड है जैसा कि यूरोकॉर्डेटा में होता है, या थ्रू आउट लाइफ रहती है जैसा कि सिफेलोकॉर्डेटा में होता है, या वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम। बेटा क्या सबको समझ में आ रहा है? तो जल्दी से एक थम्स अप दे दो मुझे। नाउ कॉर्डेटा के अंदर इसके अलावा डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स है। सम ऑफ द वर्टिब्रेट्स डू नॉट पोजेस जॉज। वर्टिब्रेटा में जिनमें जॉज नहीं है उन्हें एग्नेथा कहते हैं, जिसमें साइक्लोस्टोमेटा क्लास आती है, जिसमें पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन आती थी। ये मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हो गए हैं, एक्टोपैरासिटिक ऑन फिशेस। इनमें बेटा पेयर्ड फिन्स भी नहीं थे और स्केल्स भी एब्सेंट थे। याद आ रहा है आपको? नाउ नैथोस्टोमेटा जो है, इनमें दो सुपर क्लास है, पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस के अंदर कॉन्ड्रिक थाइज और ऑस्टिक थाइज, ये दो फिशेस की क्लासेस हैं। इनमें फिन्स होंगे लोकोमोशन के लिए, और ये पाइसेस सुपर क्लास में आते हैं। कॉन्ड्रिक थाइज जो है, इसमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, ये एक्सक्लूसिवली मेरीन है, इसमें शार्क आती है। और एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमेलिया में 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं। बोनी फिशेस बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर में मिलती हैं। मेरीन बोनी फिशेस में आपको याद होगा हिप्पोकैम्पस आता है जिसे सी हॉर्स कहते हैं, और फ्लाइंग फिश एक्सोसिटस आता है। बाकी एक्वेरियम वाली मछलियां, एडिबल फिशेस, ये सब बोनी फिशेस थे। बोनी फिशेस में 4 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं कवर्ड बाय ऑपरकुलम। कार्टिलेजिनस में 5 to 7 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं नॉट कवर्ड बाय ऑपरकुलम। याद आ रहा है बेटा सबको? चलिए, सो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये टेट्रापोडा सुपर क्लास में आते हैं। एम्फीबिया का मतलब ही है दे लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। रेप्टाइल्स के अंदर क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होगा, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होगी। लिम्स आर एब्सेंट इन स्नेक। नाउ फिशेस, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, ये तीनों कोल्ड ब्लडेड पॉइकिलोथर्मिक है, जबकि एविस एंड मैमल्स वार्म ब्लडेड हैं। बर्ड्स में फेदर्स होते हैं और 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू स्किन wings which help in flying. हाइंड लिम्स से वॉकिंग, स्विमिंग, पर्चिंग, क्लास्पिंग, ये सब होता है। बेटा पर्चिंग वर्ड शायद इसकी थ्योरी में नहीं था, पर्चिंग और दिस। नाउ मैमल्स के यूनिक फीचर की अगर हम बात करें तो प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स है और पूरी बॉडी पर हेयर होते हैं। और मैमल्स में कॉमनली विविपैरिटी है। कॉमनली इसलिए लिखा है, ऑलवेज नहीं, क्योंकि ओवीपैरस मैमल्स भी होते हैं, इकिडना एंड प्लैटिपस, जिसे डक्ट बिल्ट प्लैटिपस भी कहते हैं, या इकिडना विच इज स्पाइनी एंड ईटर। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? सुदीप, ग्रेट टू सी यू ऑल टू। बेटा जानवी, एक भी लाइन ऐसी तो नहीं है जो अपन को नहीं आती है, सब आता है अपने को। आओ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की समरी ओपन करो। चलिए, नाउ सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ये स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे that ensures the survival of the body as a whole and exhibit division of labor. मतलब इन सब ने अपना अपना काम बांट लिया है ताकि पूरी बॉडी सर्वाइव कर सके। नाउ टिश्यू क्या है? टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है along with intercellular substance जो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें एपिथेलियम शीट लाइक टिश्यूज हैं
जो बॉडी का सरफेस, बॉडी की कैविटीज, डक्ट्स, ट्यूब सबको लाइन करता है। इसमें एक फ्री सरफेस होता है जो बॉडी फ्लूइड की तरफ है और एक बाहर एनवायरमेंट की तरफ होता है। स्ट्रक्चरली फंक्शनली जो सेल्स हैं वो जंक्शंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। 3 टाइप के जंक्शंस हमने पढ़े थे, सो ये वाली लाइन ध्यान रखना, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, यानी एक दो सेल जो कनेक्टेड हैं जंक्शन से, उनमें एक प्रॉपर जंक्शन है, स्ट्रक्चर, और वो एक दूसरे का काम भी कर रहे हैं, इधर से उधर चीजें करना फंक्शनली। ओनली स्ट्रक्चरली या ओनली फंक्शनली करेंगे रॉन्ग हो जाएगा। नाउ इसके बाद में इंडियन बुल फ्रॉग, राणा जी की बात की गई है। राणा टिग्रीना कॉमन फ्रॉग है जो इंडिया में मिलता है। सबसे पहले बॉडी पे स्किन होगी, और स्किन तेल चढ़ा मेढक याद है, म्यूकस ग्लैंड्स है स्किन पर, हाईली वस्कुलर है क्योंकि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। बेटा स्किन के थ्रू हमेशा रेस्पिरेशन होता है, चाहे वो वाटर में हो चाहे लैंड पे हो, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन ऑलवेज स्किन के थ्रू होता ही है। बॉडी को डिवाइड करते हैं हेड एंड ट्रंक में। बेटा फ्रॉग की नेक नहीं होती, फ्रॉग की टेल नहीं होती। एक मस्कुलर टंग प्रेजेंट है जो बाय लोब्ड है टिप पर, एंड इट इज यूज्ड टू कैप्चरिंग प्रे। ये कार्निवोरस था, कीड़े पकड़कर खाता है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड दिस ओपन्स इनटू क्लोएका, एक कॉमन चेंबर। मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारी तरह लिवर और पैनक्रियाज हैं। वाटर में भी रेस्पायर करता है थ्रू स्किन, एंड लंग्स, बक्कोफेरेंजियल एपिथेलियम एंड स्किन के थ्रू ऑन लैंड। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी तरह क्लोज टाइप का है। बेटा यहां सिंगल सर्कुलेशन लिखा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने लिखा था इनकम्प्लीट डबल, क्योंकि बेटा एट्रिया 2 हो गए थे और सिंगल वेंट्रिकल था। वेंट्रिकल में मिक्स्ड ब्लड था, बट एट्रिया राइट और लेफ्ट थे, तो 2 बार एंट्री होती है और 1 बार एग्जिट होती है। अगर इनकम्प्लीट डबल दिया हो वहीं लिख लो, सो दिस विल बी द फर्स्ट चॉइस। पर अगर ये नहीं दिया और ऐसी लाइन लिखकर आए तो इसे करेक्ट मान लेना, वैसे दैट इज अ बेटर चॉइस। पर अगर सिर्फ सिंगल और डबल ऐसे दिया है तो सिंगल लगा देना। नाउ आरबीसीज इनके न्यूक्लिएटेड होते हैं। नर्वस सिस्टम वही, सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यूरिनोजेनाइटल के अंदर बेटा इसमें किडनीज होंगी, किडनी से यूरेटर निकलते हैं जिसे मेल्स में यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहेंगे। ये सब क्लोएका में ओपन होगा। ब्लैडर होता है पर वो सेपरेटली क्लोएका में ओपन होता था। नाउ मेल के अंदर 1 पेयर ऑफ टेस्टिस है और फीमेल के अंदर 1 पेयर ऑफ ओवरीज है। टेस्टिस फंक्शनली स्ट्रक्चरली कनेक्टेड थे किडनी से। स्पर्म्स भी यूरेटर के थ्रू क्लोएका में आते थे, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं था। एक फीमेल 2500 से 3000 अंडे देती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा तो डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, यानी अंडे से पहले टैडपोल बनेगा और वो मेटामॉर्फोसिस से अडल्ट फ्रॉग बनाएगा। बिल्कुल क्लियर है? हाँ बिल्कुल अभिषेक, सिंगल तो कंप्लीट है ना, इसीलिए सिंगल इज अ बेटर चॉइस। डबल तो हुआ ही नहीं है, डबल नहीं। अगर इनकम्प्लीट डबल ऑप्शन हो तो वो फर्स्ट चॉइस होगी, अगर वो नहीं दिया तो सिंगल लगा देना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आ जाओ बेटा नेक्स्ट चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स। मजे आ रहे हैं? अच्छा कितने स्टूडेंट्स है बताओ जिन्हें मिनिमम 70-80% तक याद आ रहा है, वो यस लिखो, और जिसे 70-80% से कम याद आ रहा है, 50% तक आ रहा है, वो नो लिखो, और जिसको 50 से भी कम याद आ रहा है वो नन लिखो। बोलो चल। यस 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 मैम, यस यस यस। अभी तक तो नो ही नहीं आया, नन क्या आएगा? मोर देन 90 मी। यस यस। अरे तुसी तोप हो, तुसी मेरी नीड दी होप हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 1 नो आया है, 2 नो आए हैं, 3 नो आए हैं। प्रज्ञा नन लिख रही है। बेटा जो नन लिख रहे हैं वो थोड़े सीरियस हो जाओ, वो देखो कहां गड़बड़ हो रही है। इसका मतलब आपने ढंग से पढ़ा नहीं है, या पढ़ा था आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो रिवाइज बेटा? आपको पॉडकास्ट दे रखे हैं, आपको समरी लेक्चर दे रखे हैं रिविजन के लिए। आप नीट इम्यूनिटी बूस्टर ले सकते हो रिविजन के लिए। आप पढ़ो तो सही बेटा। ज्यादातर स्टूडेंट्स आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हो यस लिख रहे हो, यानी आपके बैच में इतना तगड़ा कंपटीशन है। ये तो एक बैच है 2.0, ऐसे ही नीट के, पीडब्ल्यू के, यकीन के इतने सारे बैचेस, लक्ष्य के इतने सारे बैचेस, उनसे भी कंपटीशन है। और ये पीडब्ल्यू ऐसे ही इंडिया में सारे ऑनलाइन ऑफलाइन के मिलाकर आपका कंपटीशन है। आप इसी बैच में नन करोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो नाउ
देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनका केमिकल कॉम्पोजिशन और मेटाबॉलिक रिएक्शंस सिमिलर हैं। मतलब बेटा बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस और बायोकेमी, बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डीएनए, आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड्स हम सब में सेम है ना। चाहे गाय हो, कुत्ता हो, उसके अंदर भी वही सेल्स का बना हुआ है, हम भी सेल्स के बने और सेल ऑर्गेनेल्स के बने और सेल ऑर्गेनेल्स इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स का बना है। बस यही बात यहां लिखी गई है। नाउ एलिमेंटल कॉम्पोजिशन यानी एलिमेंट्स अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग के देखें तो वो भी सिमिलर होते हैं जब हम क्वालिटेटिवली एनालाइज करते हैं। बेटा एक एक वर्ड ध्यान से देखो समरी का। क्वालिटेटिवली मतलब किस एलिमेंट का बना है, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं। कार्बन हाइड्रोजन लिविंग में ज्यादा है, सिलिकॉन वगैरह नॉन लिविंग में ज्यादा है, बट हाँ ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट सेम है। ये बात हम थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। नाउ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन लिविंग एज कंपेयर्ड टू इनएनिमेट यानी नॉन लिविंग। मोस्ट अबंडेंट केमिकल जो लिविंग के अंदर है, बायोमोलिक्यूल नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, बट केमिकल मानेंगे। थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट जिनका वेट 800 डाल्टन या 1000 डाल्टन से कम है। इसमें अमीनो एसिड्स, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, शुगर्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेसेस, ये सब ऑर्गेनिक आएंगे। 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, 5 टाइप की न्यूक्लियोटाइड्स हैं बेटा, ए, टी, सी, जी और यू, टोटल 5 टाइप की है। फैट्स एंड ऑयल्स, ग्लिसराइड्स हैं, फैटी एसिड्स, ईस्टर बॉन्ड बनाएगा ग्लिसरॉल के साथ। फॉस्फोलिपिड्स में एडिशनली एक फॉस्फोराइलेटेड नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है, लेसिथिन का स्ट्रक्चर हमने देखा है। नाउ 3 टाइप के मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स हैं, ट्रू, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। लिपिड्स जो होते हैं क्योंकि वो मेम्ब्रेन का पार्ट है, वो मैक्रो के साथ सेपरेट होते हैं, एसिड इनसॉल्युबल है, बट उनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है। सो मैक्रो वाले जो हैं ये पॉलीमर्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डिफरेंट। प्रोटीन्स जो हैं ये हेटेरोपॉलीमर है, अमीनो एसिड्स का बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए जो हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं इनका हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर है। सो पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर क्वाटरनरी। न्यूक्लिक एसिड्स जो है ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। पॉलीसेकेराइड्स जो हैं ये सेल वॉल इन प्लांट्स एंड फंजाई। प्लांट्स में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज ये है, फंजाई में काइटिन है, और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में भी एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन है, वही जिससे काइटिन बनता है। नाउ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे प्लांट स्टार्च स्टोर करते हैं और एनिमल्स और फंजाई ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। प्रोटीन सर्व अ वेराइटी ऑफ सेल्यूलर फंक्शंस। प्रोटीन एंजाइम्स हैं, प्रोटीन एंटीबॉडीज हैं, रिसेप्टर्स हैं, हार्मोन्स हैं, और कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी हैं, जैसे कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू में मिलता है, और रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर जो कैल्विन साइकिल में हम पढ़ते हैं जब फूड सिंथेसिस होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। एंजाइम्स मोस्टली प्रोटीन है, केवल राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड है कैटालिटिक पावर के साथ, आरएनए 23S एंड 28S इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये कैटेलाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को। प्रोटीन वाले एंजाइम्स जो हैं ये सब सबस्ट्रेट स्पेसिफिक हैं, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच चाहिए मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए। वेरी हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स टूट जाते हैं, दे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है जो पास ऑन होगी पेरेंट जनरेशन से प्रोजेनी की तरफ। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस चैप्टर का ये सारी लाइंस रिलेट हो रही हैं, समझ आ रही हैं? मी लिख कर भेजो। चलिए अब आइए हम नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं। नाउ सेल्स यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म एंड प्रोड्यूस एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है along with substances like CO2 which is harmful। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है एनर्जी निकलती है बट साथ में CO2 गैस भी निकलती है। तो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू सेल एंड रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम देयर। हमारे अंदर एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें 2 लंग्स हैं और एयर पैसेजेस हैं टू परफॉर्म दिस फंक्शन। O2 को सेल्स तक पहुंचाना और CO2 को बॉडी के बाहर फेंकना। पहला स्टेप है ब्रीदिंग, जिससे एटमॉस्फेरिक एयर विल बी टेकन इन इंस्पिरेशन एंड एल्व्यूलर एयर इज रिलीज्ड आउट एक्सपिरेशन। Exchange of O2 and CO2 between deoxygenated blood and alveoli
then transport of gases through blood, then exchange of O2 and CO2 between this oxygenated blood and tissues, and then finally utilization of O2 by cells यानी cellular respiration are the other steps. तो ये 5 steps हम already पढ़ते हैं. Now, inspiration expiration by creating pressure gradient between atmosphere and alveoli with the help of special muscles. बेटा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, लंग्स के अंदर हवा आएगी. और जब ये दोनों रिलैक्स करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा और हवा बाहर जाएगी. नाउ वॉल्यूम ऑफ एयर जो इन्वॉल्व होगा दे आर एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर और इनसे बीमारियों का पता कर सकते हैं. दे आर ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. नाउ एक्सचेंज की अगर हम बात करें ऑफ O2 एंड CO2, चाहे वो एल्व्यूलाई और ब्लड के बीच हो, चाहे वो ब्लड और टिश्यू के बीच हो, डिफ्यूजन से होता है. रेट डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी पर, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन सरफेस पे एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 पे. इसीलिए मेम्ब्रेन लेस देन 1 मिलीमीटर थिक होती है. CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 से 25% हायर होती है, इसीलिए 7% डिसॉल्व होकर जाती है. नाउ they facilitate diffusion of O2 from alveoli to deoxygenated blood and from oxygenated blood to tissues. The factors favorable for diffusion of CO2 in the opposite direction, यानी टिश्यू से deoxygenated blood में, फिर वहां से alveoli में और alveoli से finally out into the atmosphere. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीहीमोग्लोबिन 97% एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन. एल्वुलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है, इसीलिए O2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है जो डिसएसोसिएट होगी टिश्यूज पे जाकर, जहां PO2 लो एंड PCO2 एंड H आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, बोहर्स इफेक्ट. जबकि CO2 में 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होगी बाय कार्बोनेट्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो मेनली आरबीसी में है, लिटिल अमाउंट में प्लाज्मा में भी है. सॉरी, मेनली प्लाज्मा में है, मेनली आरबीसी में, लिटिल अमाउंट में प्लाज्मा में है. 20 से 25% CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. टिश्यूज में जहां पे CO2 हाई है वहां पर ये ज्वाइन होगी हीमोग्लोबिन के साथ, ब्लड के साथ. और एल्वुलाई में जहां CO2 लो एंड O2 हाई है वहां पर ये डिसएसोसिएट होकर रिमूव कर दी जाएगी. रेस्पिरेटरी रिदम जो है उसका सेंटर है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है. इसके अलावा एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो पॉन्स के अंदर है. कीमोसेंसिटिव एरिया है मेड्यूला में, कैरोटिड एंड आयोटिक आर्टरीज में, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर CO2 H आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो पॉन्स के न्यूमोटैक्सिक सेंटर को खबर जाएगी और ये RRC को मॉडरेट करेंगे, जिससे ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन शॉर्टन हो जाएगा, जिससे रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगी. फास्टर एंड डीपर ब्रीदिंग होकर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होकर एक्स्ट्रा CO2 फ्लश आउट हो जाएगी. रोल ऑफ O2 इज नेग्लिजिबल. चलो बताओ बेटा, कितने लोगों को मजे आ गए, समझ आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो और ऐसा लग रहा है रिवीजन भी हो गया कितनी जल्दी, फटाफट जरा मी लिख कर भेजो. बोलिए जी. हाँ जी, रीना, हेलो हेलो. नीलम बेटा प्लीज आप लोग देखिए कि मार्क्स कहाँ डिप हो रहे हैं, क्यों डिप हो रहे हैं, किस सब्जेक्ट से टोटल मार्क्स कम हो रहे हैं, उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अपने को करना पड़ेगा. अच्छा, मजे आ गया, आकांक्षा कह रही है थैंक यू, है ना बेटा. देखो, एनालाइज करो, सिली मिस्टेक्स हो रही है, OMR फिलिंग में गड़बड़ हो रही है, गलत पढ़ दे रहे हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, उसको प्लीज एक बार एनालाइज करिए. आइए, बॉडी फ्लूइड्स बेटा निकाल लो सब लोग. वर्टिब्रेट्स ब्लड सर्कुलेट करते हैं, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये, टू ट्रांसपोर्ट असेंशियल सब्सटेंसेस टू द ब्लड एंड टू कैरी वेस्ट फ्रॉम देयर. एक और फ्लूइड है लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड, यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस. ब्लड के अंदर 55% फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं. इनमें आरबीसी है, WBC ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स हैं. ब्लड इंसान का ग्रुप है AB, AB एंड O. क्या है बेसिस? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजेंस A एंड B ऑन द RBC सरफेस. एक और ग्रुपिंग है एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ एंटीजन कॉल्ड RH ऑन द सरफेस ऑफ RBC. अगर RBC पर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव ग्रुप है और एब्सेंट है तो नेगेटिव ग्रुप है. नाउ द स्पेसेस बिटवीन सेल्स इन द टिश्यूज कंटेन्स अ फ्लूइड
जो ब्लड से ही फिल्टर होकर आता है, डिराइव्ड फ्रॉम ब्लड, दिस इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। यही फ्लूइड लिम्फ कहलाएगा। ऑलमोस्ट सिमिलर है ब्लड की तरह, लेकिन एक तो प्रोटीन्स नहीं आएंगे और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी फिल्टर नहीं होते हैं। हालांकि लिम्फ में लिम्फ नोड्स हैं जहां पे डब्ल्यूबीसी हमें मिलेंगे। बेसिकली आरबीसी फिल्टर नहीं होगा, प्लेटलेट फिल्टर नहीं होगा, बड़े बड़े प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होंगे, डब्ल्यूबीसीज रहते हैं, इसीलिए ये बैक्टीरिया वगैरह को रास्ते में मार देते हैं। नाउ जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, यानी फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स एंड फ्यू इनवर्टिब्रेट्स हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा फ्यू इनवर्टिब्रेट्स का यहां मतलब है जैसे इवन केचुआ, अर्थवर्म है ना, अर्थवर्म फॉर एग्जाम्पल। ये तो कॉर्डेटा फाइलम भी नहीं है, इनवर्टिब्रेट तो हो ही नहीं सकता, इनमें क्लोज्ड होता है। नाउ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम में मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन हार्ट है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है और एक फ्लूइड है जिसे ब्लड कहते हैं। हार्ट हमारा 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल यानी 4 चेम्बर्ड है और हमारी कार्डियक मस्कुलेचर ऑटो एक्साइटेबल है। एसए नोड मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर मिनट 70 से 75 टाइम्स, इसीलिए ये पेस यानी हार्ट की बीट को डिसाइड करेगा, इसीलिए इसे पेस मेकर कहते हैं। एक्शन पोटेंशियल से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यानी सिस्टोल, और फिर ये एक एक करके रिलैक्स भी करेंगे। सिस्टोल ब्लड को आगे मूव करेगा फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा की तरफ। कार्डियक साइकिल में सीक्वेंशियल इवेंट्स होंगे जो साइक्लिकली रिपीटेड होंगे, इसे कार्डियक साइकिल बोलते हैं। 72 टाइम्स साइकिल्स होंगी पर मिनट में। 70 ml ब्लड पंप होता है बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, इसे स्ट्रोक वॉल्यूम या बीट वॉल्यूम कहते हैं। बेटा ये बीट वॉल्यूम वर्ड शायद थ्योरी में नहीं है, इसको मार्क कर लेना। नाउ वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट पर मिनट, इसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं हम ईसीजी से, बॉडी सरफेस से, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बेटा जो ग्राफ निकल कर आता है उसे बोलते हैं, जो रिकॉर्डिंग आती है, ग्राफ आता है, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। और जो मशीन है उसे ग्राफ कहते हैं। दिस इज द मशीन, ग्राफ इज द मशीन, ग्राफ इज द मशीन, और जो रिकॉर्डिंग आएगी पेपर पे दैट इज ग्राम। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है बेटा, यही तो अपन ने पढ़ा था है। रफीकुल इस्लाम कह रहा है वाओ मैम पूरा जूलॉजी रिवीजन हो गया। अरे वाह, इसीलिए तो क्लास रखी है बेटा, आ जाओ। हमारा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, 2 सर्कुलेटरी पाथवे हैं, एक पल्मोनरी और एक सिस्टमिक। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां से शुरू होगा? जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पंप होगा जो लंग्स तक जाएगा, और ऑक्सीजनेट होने के बाद लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स वापस लेकर आएंगी। सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होगा जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में जाएगा, जो पूरी बॉडी तक लेकर जाएंगे, और फिर पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा सारी वेन्स लेकर आएंगी और राइट एट्रियम में वापस डाल देंगी। नाउ हार्ट हमारा ऑटो एक्साइटेबल है, बट उसके फंक्शंस को मॉडरेट कर सकते हैं न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। जैसे थायराइड से बीएमआर इंक्रीज होगी तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन से इमरजेंसी के टाइम हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। ये सब बातें हैं। नेक्स्ट चैप्टर, मजे आ गए? चलिए नाउ मेनी नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस, आयरन, CO2, वाटर जो बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं उन्हें एलिमिनेट करना है। जो भी नाइट्रोजनस सब्सटेंस बना है उसका एक्सक्रीशन वो वैरी करेगा अमंग एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट। हैबिटेट मतलब पानी अवेलेबल है या नहीं। जैसे अगर बहुत पानी ही पानी एक्वाटिक है तो अमोनिया विल बी डायरेक्टली एक्सक्रीटेड, पर हम जो टेरेस्ट्रियल वाले हैं उनमें यूरिया में अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं, और बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में यूरिक एसिड में भी कन्वर्ट करते हैं, विच रिक्वायर्स लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। तो बेटा ये वाली लाइन आपकी थ्योरी में नहीं दी गई है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हैबिटेट तो लिखा है पर यह बात नहीं लिखी गई है। नाउ प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया अर्थवर्म एनालिड्स में मिलते हैं, मालपीगियन टिब्यूल इंसेक्ट्स में मिलते हैं,
ग्रीन ग्लैंड्स क्रस्टेशियंस में मिलते हैं और किडनी सारे वर्टिब्रेट्स में मिलती हैं। ये कॉमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। दे नॉट ओनली एलिमिनेट नाइट्रोजनस बेस बट ये ऑस्मो रेगुलेशन यानी एसिड बेस बैलेंस, आयोनिक बैलेंस, वाटर बैलेंस उसमें भी रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट है। नाउ ह्यूमंस के अंदर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें 1 पेयर किडनीज है, 1 पेयर यूरेटर है, एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर है और एक सिंगल यूरेथ्रा है। किडनी में मिलियन टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं बेटा। एक किडनी में 10 लाख यानी 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ये फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी है। इसके 2 पोर्शन हैं, एक ग्लोमेरुलस और बाकी सारा रीनल टिब्यूल। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो आफरेंट आर्टेरियोल से बनेगा, और आफरेंट आर्टेरियोल क्या है? रीनल आर्टरी की फाइन ब्रांच। रीनल टिब्यूल स्टार्ट होगा बोमन कैप्सूल से जो डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, और फिर डिफरेंशिएट करेगा पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी मिलकर एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट बनाएंगी और वो अल्टीमेटली रीनल पेल्विस में ओपन करेंगी थ्रू मेड्यूलरी पिरामिड्स। बोमन कैप्सूल जो है बेटा इसके अंदर ग्लोमेरुलस होगा और ये मिलकर बनाएगा माल्पीगियन बॉडी या रीनल कॉर्पस स्कल। नाउ यूरिन फॉर्मेशन के अंदर 3 मेन प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन सिलेक्टिव मतलब फिल्ट्रेशन कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा, जिस भी मॉलिक्यूल का वेट साइज जो स्लिट पोर्स हैं उनसे छोटा होगा वो फिल्टर हो जाएगा। इसीलिए ग्लूकोज, अमीनो एसिड फिल्टर हो गए थे, भले ही वो 100% रीएब्जॉर्ब हुए थे फ्रॉम पीसीटी। नाउ this is performed by glomerulus using glomerular capillary blood pressure। 1200 ml फिल्टर होता है बाय द ग्लोमेरुलस पर मिनट, जिससे 125 ml फिल्टरेट बनता है पर मिनट, जिसको हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा था। नाउ जेजीए एक स्पेशल पोर्शन है नेफ्रॉन का जो जीएफआर के रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी जीएफआर लो हो गई थी तो जेजीए सेल्स एक्टिव हुए थे, रेनिन निकला था, रास सिस्टम एक्टिव हुआ था, एंजियोटेंसिन निकला था, उसने सोडियम वाटर रीएब्जॉर्ब करा था और जीएफआर इंक्रीज की थी। कितने स्टूडेंट्स को याद आ रहा है? नियरली 99% रीएब्जॉर्ब हो जाएगा थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। पीसीटी मेजर साइट है रीएब्जॉर्प्शन की एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन की। हेनलेज लूप हेल्प करता है टू मेंटेन ऑस्मोलर ग्रेडियंट। 300 मिली ऑस्मोल कॉर्टेक्स से लेकर 1200 तक हो जाता है इनर मेड्यूलरी रीजन में। डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट जो है ये भी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। डीसीटी में एडीएच और एल्डोस्टेरॉन के थ्रू कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता था। बाकी एच आयन, के प्लस आयन एंड अमोनिया सिक्रीट होता है इनटू द फिल्ट्रेट बाय द टिब्यूल्स। बेटा पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट यहां 3 जगह से सिक्रीशन होता है एंड दिस हेल्प्स टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस एंड पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। नाउ काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट करता है बिटवीन 2 लिम्स ऑफ, एक लिम्ब है लूप ऑफ हेनले जो एच लूप यानी एच हेयर पिन शेप्ड है एंड वासा रेक्टा जो यू शेप्ड है। इट इज अ ब्लड कैपिलरी पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले। फिल्ट्रेट जैसे जैसे नीचे जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में वो कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा और एसेंडिंग लिम्ब में ऊपर जाएगा NaCl रीएब्जॉर्ब होगा तो वो डाइल्यूट होता जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी NaCl और यूरिया को रिटेन रखना है इंटरस्टिशियम में ताकि ये ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट मेंटेन रहे। DCT and collecting duct concentrate the fluid about 4 times from 300 to 1200. An excellent mechanism for conservation of water. बेटा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट से मेनली पानी खिंचता है जिससे यूरिन कॉन्सेंट्रेट होती है। डीसीटी वर्ड यहां पर नया है बेटा। डीसीटी से देखो एक बात समझो, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ा था उसमें हमने थ्योरी में डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से पानी खींचा था और कलेक्टिंग डक्ट से पानी खींचा था और नीचे नीचे वाले पार्ट से यूरिया भी रीएब्जॉर्ब हुई थी कलेक्टिंग डक्ट के। वहां हमने डीसीटी का कहीं नाम नहीं पढ़ा था। प्लीज ध्यान दीजिए, थ्योरी में हमने कहीं पर भी काउंटर करंट मैकेनिज्म में डीसीटी का जिक्र नहीं किया था, पर यहां इन्होंने डीसीटी भी लिखा है तो इस पॉइंट को जरा ध्यान रख लेना। चलो, यूरिन स्टोर होगी यूरिनरी ब्लैडर में, फिर एक वॉलेंट्री सिग्नल आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से
टू रिलीज इट थ्रू यूरेथ्रा, जिसे मिक्चुरेशन कहेंगे। बेटा वॉलेंट्री सिग्नल है, हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि आखिरी वाला स्फिंक्टर जो है वो वॉलेंट्री होता है। स्किन, लंग्स, लिवर ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, डीसीटी से कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, इसीलिए ये बात यहां लिखी हुई है कि जब हम बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम पानी पी लेंगे या बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो डीसीटी से एक्स्ट्रा वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। वो काउंटर करंट का पार्ट नहीं है, बट एक्स्ट्रा वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन तो होगा ना, इसीलिए ये बात यहां लिखी गई है, तो इसको ध्यान रखना। चलिए नाउ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट असेंशियल फीचर है ऑल लिविंग का। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी सूडोपोडिया वगैरह बनना, या सीलिया के थ्रू मूवमेंट, या फिन्स, लिम्स, विंग्स, ये सब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स के मूवमेंट्स हैं। एक वॉलेंट्री मूवमेंट है जिससे अगर चेंज ऑफ प्लेस होगी, वॉलेंट्री बेटा, इसे इनवॉलेंट्री कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा। लोकोमोशन का मतलब ही हम अपनी मर्जी से इधर उधर जा रहे हैं। नाउ animals generally move in search of food, shelter, mate, breeding, better climate to protect themselves. जो ह्यूमन बॉडी के सेल्स हैं उनमें अमीबॉइड मूवमेंट हो सकता है, जैसा WBC, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स में होता है, मोनोसाइट्स। सीलियरी मूवमेंट हो सकता है, जैसे ट्रेकिया में सीलिया है, या फैलोपियन ट्यूब में सीलिया है, या मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं। नाउ दे रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर एक्टिविटी। 3 टाइप की मसल्स हैं हमारी बॉडी में। स्केलेटल मसल्स जो स्केलेटल यानी बोन से अटैच्ड हैं, स्ट्राइटेड होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं। विसरल मसल्स जो इंटरनल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स में है, नॉन स्ट्राइटेड होती हैं, इनवॉलेंट्री होती है। और कार्डियक मसल्स जो हार्ट की मसल्स हैं, ये भी स्ट्राइटेड हैं, बट ये ब्रांच्ड होती हैं और इनवॉलेंट्री हैं। इनमें से स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड भी है उसका सेल, और बाकी दोनों के यूनि न्यूक्लिएटेड है। मसल्स के अंदर एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी मौजूद है। ना मसल फाइबर यानी मसल सेल जो है ये एनाटॉमिकल यूनिट है। बेटा ये लाइन हमने थ्योरी में कहीं नहीं पढ़ी है। एनाटॉमिकल यूनिट, फंक्शनल यूनिट नहीं। फंक्शनल यूनिट तो हमने सार्कोमियर को कहा था, उसी से कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये तो एक सेल है, इसीलिए ऐसा लिखा है। ईच मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे पैरेलली अरेंज मायोफाइब्रिल हैं, और हर मायोफाइब्रिल के अंदर बहुत सारी यूनिट्स हैं जिन्हें सार्कोमियर कहेंगे। ये फंक्शनल यूनिट है। तो सार्कोमियर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 2 जेड लाइन पास पास आएंगी, पूरा सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पूरा बंडल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। दिस इज द फंक्शनल यूनिट। हाँ, फ्लैजुलर भी होता है साकिब, फ्लैजुलर यहां कहीं नहीं लिखा, बट हमने अपने नोट्स में बिल्कुल लिखा है। हर सार्कोमियर में एक सेंट्रल ए बैंड है जिसमें थिक मायोसिन है, और 2 हाफ आई बैंड है जिनमें थिन एक्टिन फिलामेंट है दोनों तरफ, मार्क्ड बाय जेड लाइन। बेटा एक्चुअली ए बैंड में मायोसिन भी है और थोड़ा थोड़ा सा ओवरलैपिंग एक्टिन भी होता है। एक्टिन और मायोसिन पॉलीमर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एक्टिव साइट फॉर मायोसिन ऑन रेस्टिंग एक्टिन आर मास्क्ड बाय ट्रोपोनिन। तो जब कैल्शियम ट्रोपोनिन पर आएगा, फिर एक्चुअली ट्रोपोमायोसिन ने मास्क करा है, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन है। मायोसिन हेड पर एटीपीएज है और एटीपी बाइंडिंग साइट भी है, एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन है। जब भी एक मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेकर आएगा मसल फाइबर के पास, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, कैल्शियम रिलीज होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कैल्शियम एक्टिवेट करेगा एक्टिन को। कैसे? ट्रोपोनिन की सी साइट के साथ जुड़ेगा, तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन में कॉन्फर्मेशनल चेंज आएगा और एक्टिव साइट अनमास्क होगी। इट विल बाइंड टू मायोसिन हेड टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। ये जो क्रॉस ब्रिज है ये पुल करेगा एक्टिन को टुवर्ड्स द सेंटर, यानी एक्टिन विल स्लाइड ओवर मायोसिन, जिससे कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये होते 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 जब फाइनली वेव चली जाएगी तो कैल्शियम आयंस आर रिटर्न्ड, पम्प्ड बैक इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे फिर से एक्टिन इनएक्टिव हो जाएगा, क्रॉस ब्रिजेस ब्रोकन हो जाएंगे और फाइनली मसल रिलैक्स हो जाएगी। मैंने कहा था कि जब आपको एटीपी दिखे चेक, तो क्रॉस ब्रिज ब्रेक होगा, और जब एडीपी प्लस पीआई प्लस एनर्जी यानी कैश दिखे, एनर्जी, उससे क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगा और पुलिंग यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा। यस कैल्शियम अंकल। मसल फाइबर, ये दोबारा लिख गया है शायद, यस ये गलती से 2 बार हो गया, ये हो गया कंप्लीट।
बेटा ये इतनी थी ना समरी, एक बार यस लिख दो। याद आ रहा है बेटा, मजे आ गए? हाँ, अंकल मेहमान बनकर आए थे और लड़की भगा दी थी, छोरी भगो दियो तो। चलो नाउ, न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करता है फंक्शंस को, और मेटाबॉलिक एंड होमियोस्टैटिक एक्टिविटीज, यानी सब ऑर्गन्स जो एक क्या खत्म हो गई ना, एक पेज और है ओ, तो इसमें उन्होंने गलत लगा दिया, एक पेज मिस हो गया, कोई नहीं बेटा। चलो मैं देखती हूं अगली क्लास में। एक पेज और है क्या, थोड़ा सा एक पैराग्राफ और है क्या? हाँ, बोन्स का पार्ट तो हुआ ही नहीं, रुको मैं करती हूं, मैं बता दूंगी, अभी तो अपन ये करें, मैं देखती हूं। चलो, न्यूरॉन्स जो फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम की, ये एक्साइटेबल सेल्स हैं, इनमें डिफरेंशियल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आयंस है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। न्यूरॉन में हम जानते हैं बेटा कि सेल के बाहर सोडियम ज्यादा है और सेल के अंदर पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन ज्यादा है। नाउ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग न्यूरल मेम्ब्रेन, उसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। और नर्व इंपल्स यानी +30 मिलीवोल्ट का एक्शन पोटेंशियल, this will be conducted along the membrane in the form of a wave of depolarization, और फाइनली फिर होगा repolarization। बेटा रेस्टिंग टाइम पर अंदर माइनस बाहर प्लस है, डीपोलराइजेशन एक्टिव स्टेज के टाइम पर अंदर प्लस और बाहर माइनस है, और रीपोलराइजेशन में वापस से अंदर माइनस और बाहर प्लस है। एक साइनैप्स फॉर्म होता है, मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप कॉल्ड सिनैप्टिक क्लेफ्ट। अगर केमिकल साइनैप्स है तो क्लेफ्ट होगा, न्यूरोट्रांसमीटर का रोल होगा स्लोअर बट यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन होगा, और अगर इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है तो साइनैप्टिक क्लेफ्ट ना के बराबर होगा, न्यूरोट्रांसमीटर का कोई रोल नहीं होगा, फास्टर होगा बट बाय डायरेक्शनल हो सकता है। केमिकल जो इन्वॉल्व है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स में, केमिकल साइनैप्स में, उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स हैं, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरिब्रम है, इसके अलावा डायनसेफेलॉन है जिसमें हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड थैलेमस है, और ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। सेरिब्रम में लॉन्गिट्यूडनली 2 हाफ्स हैं जो कनेक्टेड है कॉर्पस कैलोसम से। फोर ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर, ईटिंग, ड्रिंकिंग को कंट्रोल करता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर वाले पार्ट्स में कुछ और ग्रुप ऑफ डीप स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें टोटल लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, जो ऑल्फैक्शन, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस, सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन, मोटिवेशन से रिलेटेड है। बेटा इसमें से ये बातें हमारी थ्योरी में नहीं दी गई हैं, ये बातें। लिम्बिक सिस्टम में एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस है, एमिगडाला इमोशन से रिलेटेड है, और ओवरऑल हमने लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस से हमने सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशन भी पढ़ा था। मोटिवेशन याद है आपको, क्योंकि हिप्पोकैम्पस है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है, तो हम रिवॉर्ड्स वगैरह देंगे, पर ये 2 पॉइंट्स जो हैं इसको भी याद कर लेना। नाउ मिड ब्रेन जो है, इट विल रिसीव एंड इंटीग्रेट विजुअल, टेक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। बेटा मिड ब्रेन में हमने क्रूरा सेरिब्राई फ्रंट पार्ट में पढ़ा था, और बैक में हमने 4 लोब्स पढ़े थे जिनमें से 2 विजुअल और 2 ऑडिटरी थे। तो बेटा मैंने आपको नोट्स में विजुअल और ऑडिटरी तो लिखवा दिया था, टेक्टाइल यानी टच से रिलेटेड भी होगा। थ्योरी के अंदर तो बेटा ये भी नहीं दिया, थ्योरी के अंदर तो केवल वो बीच में सेरिब्रल एक्विडक्ट दे दिया था और 4 ऑप्टिक लोब्स, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेना, उतना ही दिया था। थ्योरी में ये भी नहीं दिया हुआ है, ये अपने को आना चाहिए। नाउ हाइंड ब्रेन के अंदर पॉन्स है, मेड्यूला है, सेरिबेलम है। सेरिबेलम जो है, इट इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ ईयर एंड ऑडिटरी सिस्टम। बेटा ये अब नहीं है क्योंकि ईयर डिलीट हो गया है, वरना इतना मैंने बताया था कि सेरिबेलम अल्कोहलिक शराबियों में डैमेज होता है, इसीलिए उनकी बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। सेरिबेलम याद है मैंने कहा था, अगर चक्कर आते हैं तो कान चेक कराते हैं और नहीं तो सेरिबेलम चेक कराते हैं। ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा कि एक्चुअली सेरिबेलम जो है, हमारा जो कान है ईयर, उसमें कुछ कैनाल्स होती हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स,
उनसे इंफॉर्मेशन मिलती है। और हमारा जो ऑडिटरी सिस्टम है, यानी ईयर की ही बात हो रही है, वहां से इसको, मतलब आप ऐसा समझ लो ये उससे कनेक्टेड है। इसीलिए अगर इनमें कुछ फ्लूइड में डिस्टर्बेंस होता है, कान बहुत भारी होता है, तो भी हमें चक्कर आने लगते हैं। हालांकि अब ये डिटेल में नहीं है, ईयर जब पढ़ाते थे तो ये बहुत डिटेल में आता था ना। मेड्यूला के अंदर सेंटर्स हैं जो रेस्पिरेशन कंट्रोल करेगा, आरआरसी, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। और पॉन्स में ऐसे फाइबर ट्रैक्स हैं जो डिफरेंट रीजन्स को इंटरकनेक्ट करते हैं। बाकी सब चीजें अपनी एनसीईआरटी में थ्योरी में भी लिखी गई हैं, बट ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, चलो नाउ केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ूं आगे। मजे आ रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे हो बेटा? ठीक है बेटा, चलो नाउ ये स्पेशल केमिकल्स हैं जो हार्मोन्स की तरह एक्ट करेंगे और केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, रेगुलेशन करेंगे। ये मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और सर्टेन सेल्स। एंडोक्राइन सिस्टम में अब देखो बेटा, यहां हाइपोथैलेमस लिखा हुआ है, वैसे हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। हालांकि उसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उससे हार्मोन्स निकलते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन्स एंड रिलीजिंग हार्मोन्स, बट यहां पर ये दिया हुआ है। हमने वैसे पढ़ा था पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रीनल एंड गोनाड्स यानी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस एंड ओवरी। इसके अलावा इन एडिशन कुछ और भी ऑर्गन्स हैं, जैसे जीआईटी, किडनी से जेजी सेल से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलता है, रेनिन निकलता है, हार्ट से एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर एएनएफ निकलता है, दे आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन। पिट्यूटरी डिवाइडेड है 3 मेजर पार्ट्स में, पार्ट्स डिस्टालिस, पार्ट्स इंटरमीडिया एंड पार्ट्स नर्वोसा, यानी एंटीरियर लोब, मिडिल लोब एंड पोस्टीरियर लोब। डिस्टालिस यानी एंटीरियर लोब से 6 हार्मोन्स निकलते हैं बेटा। ग्रोथ हार्मोन जिसे एसटीएच भी कहते हैं, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच एंड प्रोलैक्टिन, ये 6 हार्मोन्स निकलते हैं। इंटरमीडिया से एक हार्मोन निकलता है, दैट इज मेलाटोनिन, सॉरी एमएसएच। मेलाटोनिन तो पिनियल से निकलेगा। और पार्स नर्वोसा न्यूरोहाइपोफाइसिस, अब देखो यहां लिखा है सिक्रीट्स, बट एक्चुअली सिक्रीट नहीं करता, वो स्टोर करता है। प्रोडक्शन तो हाइपोथैलेमस करके भेजता है, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन का। तो इस लाइन को भी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। पिट्यूटरी के हार्मोन्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक टिश्यू, ये बात हो गई है ग्रोथ हार्मोन की। एंड एक्टिविटीज ऑफ पेरीफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे टीएसएच थायराइड को कंट्रोल करेगा, एसीटीएच एड्रीनल कॉर्टेक्स के को कंट्रोल करेगा, एफएसएच, एलएच टेस्टिस ओवरी को कंट्रोल करेंगे, ये बात की गई है। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन निकलेगा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा रेगुलेशन ऑफ डायर्नल रिदम, यानी रिदम ऑफ स्लीप एंड स्टेट ऑफ अवेक, बॉडी टेम्परेचर, उन सब में भी एक्स्ट्रा रोल था। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे बीएमआर रेगुलेशन में, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ सीएनएस, एरिथ्रोपोइसिस, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा यहां पर आपको याद होगा, मैंने ये बताया भी था आपको, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है याद रखना, कि अगर थायराइड कम था, क्रेटिनिज्म, तो मेंटली रिटार्डेड बच्चा पैदा हुआ था, यानी ये मेंटल डेवलपमेंट यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करेंगे। पर थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, इसीलिए मैंने इसको यहां पर मार्क कर दिया है। नाउ अनदर थायराइड हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन है जो कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करेगा, उसे डिक्रीज करके। बेटा थ्योरी में डिक्रीज वर्ड कहीं नहीं लिखा, थ्योरी में केवल रेगुलेट लिखा है। हालांकि हमने पढ़ा है कि पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज, पर समरी में यहां पर डिक्रीज लिख दिया है, थ्योरी में नहीं लिखा। एनसीईआरटी के अंदर अगर आप देखोगे पर समरी में लिख दिया है। नाउ पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन निकलेगा विच विल इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, सो इट प्लेज अ रोल इन कैल्शियम होम्योस्टैसिस। थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन निकलेगा जो डिफरेंशिएशन करेगा टी लिम्फोसाइट्स का, जिससे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलेगी, और टी हेल्पर के कारण एंटीबॉडी मीडिएटेड में भी रोल होता है।
इन एडिशन ये रहा, थाइमोसिन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एक और ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, इसमें सेंट्रली लोकेटेड मेड्यूला है और बाहर की तरफ है कॉर्टेक्स। मेड्यूला से एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, जिन्हें हम एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं, ये हार्मोन्स अलर्टनेस बढ़ाएंगे, प्यूपल डायलेट हो जाएगा, पाइलो इरेक्शन, पसीने छूटेंगे, हार्ट बीट इंक्रीज होगी, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज बनाएगा, लिपिड्स भी टूटेंगे, प्रोटीन्स भी टूटेंगे। बेसिकली हमें ग्लूकोज बनाना है क्योंकि हमें एटीपी एनर्जी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाएंगे, जिसके लिए लिपिड और प्रोटीन्स को तोड़ा जाएगा। एरिथ्रोपोइसिस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड प्रेशर, जीएफआर में भी इनका रोल है। बाकी ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को इनहिबिट करेंगे बाय सप्रेसिंग इम्यून सिस्टम। बेटा आपको याद है हमने इन्हें इम्यूनो सप्रेसेंट कहा था और एंटी इन्फ्लेमेटरी कहा था। हमने इन्हें एंटी इन्फ्लेमेटरी कहा था, यानी दे विल इनहिबिट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, और इम्यूनो सप्रेसेंट कहा था। बेटा एरिथ्रोपोइसिस वाला पॉइंट थ्योरी में नहीं लिखा गया है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में थ्योरी में आई थिंक एरिथ्रोपोइसिस नहीं लिखा, इफ मेरे को जहां तक याद आ रहा है। एक बार चेक करो, यस लिखो अगर थ्योरी में है और नो लिखो अगर नहीं है। एक बार एड्रिनल ग्लैंड निकालो बेटा, आपके पास एनसीईआरटी है अभी के अभी, उसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाओ, कॉर्टिसोल वाले पे जाओ। आई थिंक एरिथ्रोपोइटिन नहीं दिया हुआ है, बताइए। अगर नहीं दिया तो नो लिख दो, दिया है तो यस लिख दो। एरिथ्रोपोइसिस दिया है, नहीं दिया ना? आई डोंट थिंक, नहीं दिया बेटा, नहीं दिया, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं दिया। ये नया पॉइंट है बेटा। एरिथ्रोपोइसिस आपको याद है मैंने कहा था जब एनीमिया का पेशेंट आता है, खून की कमी है, आरबीसी नहीं बन रहा है, तो एक तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो जेजी सेल्स किडनी के निकालते हैं वहां से गड़बड़ हो सकती है। थायराइड हार्मोन्स T3 T4 का भी रोल होता है एरिथ्रोपोइटिन में, पॉइसिस में, और इसका भी रोल होता है। आरबीसी प्रोडक्शन लिखा है ना? हाँ, आरबीसी प्रोडक्शन लिखा है, आरबीसी प्रोडक्शन दिया है, हाँ तो फिर तो वही हो जाएगा ना। एरिथ्रोपोइसिस नहीं दिया, आरबीसी प्रोडक्शन का मतलब वही है बेटा। पर आप लोग एकदम से क्या, अपन ने थोड़ा सा लैंग्वेज बदलती है, जैसे अभी भी कितने सारे बच्चे नो लिख रहे हैं। तो यस, ये थ्योरी में दिया है तो वही एरिथ्रोपोइसिस ही हो गया, आरबीसी प्रोडक्शन का वही मतलब होता है। चलिए अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे, जिसमें एल्डोस्टेरॉन आएगा जो सोडियम रीएब्सॉर्ब करता है, पीछे पीछे वाटर भी रीएब्सॉर्ब होता है। एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास से इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन रिलीज होगा। ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेगा और नई नई ग्लूकोज बनाएगा, जिससे ग्लूकोज हाइपर ब्लड में इंक्रीज होगा, और इंसुलिन सेल्स को ग्लूकोज भेजेगा, अपटेक यूटिलाइजेशन करेगा और उस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करेगा, जिससे ब्लड में ग्लूकोज रिड्यूस होगा। इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगी या रेजिस्टेंस हो जाए, सेल्स इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो शुगर इंक्रीज हो जाएगी ब्लड में, जिसे डायबिटीज मेलाइटस डिजीज कहते हैं। यस बेटा, आरबीसी प्रोडक्शन लिखा है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नाउ टेस्टिस एंड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे जो डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शंस ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स करवाएगा। मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, स्पर्म फॉर्मेशन, मेल सेक्सुअल बिहेवियर, एनाबॉलिक पाथवे एंड अगेन बेटा एरिथ्रोपोइसिस। ये फिर यहां आ गया। एरिथ्रोपोइसिस में एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का रोल है, थायराइड हार्मोन का रोल है, कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का रोल है और एंड्रोजन का भी रोल है। ये नहीं दिया गया, ये तो पक्का नहीं दिया गया, आप मत देखना मेरी ख्याल से। देखो एक बार एनसीईआरटी में जहां टेस्टिस लिखा है, टेस्टिस में देखो बेटा, लिखा है तो यस लिखो, नहीं लिखा है तो नो लिखो। चलो, ओवरी से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन निकलेगा। ईस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स, एसेसरी हार्मोन्स, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, उन सब में रोल प्ले करेगा। प्रोजेस्ट्रॉन का रोल होगा प्रेगनेंसी मेंटेन करना और मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट करवाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि वो एल्व्यूलाई का नंबर इंक्रीज कर देता है।
अब देखो बेटा यहां क्या लिखा हुआ है, एंड लैक्टेशन। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि लैक्टेशन तो प्रोलैक्टिन का रोल है, तो प्रोजेस्ट्रॉन क्यों दिया है? बेटा जब एल्व्यूलाई का नंबर इंक्रीज होगा वही एल्व्यूलाई ही तो मिल्क प्रोड्यूस करवाएंगे, इसलिए ऐसा लिखा है। पर दूध जो बनेगा वो प्रोलैक्टिन ही बनाएगा। पर अगर ऐसी लाइन लिखकर आ गई तो आपको ट्रू लगाना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी की समरी की लाइन है ये, है ना। ये तो इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तो नहीं दिया है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी नहीं दिया और केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी नहीं दिया। बेटा इसीलिए तो आपको समरी रीड करवा रही हूं खुद कि कौन कौन से पॉइंट्स है। ये नया निकल कर आया है, इनडायरेक्टली दिया है बेटा, यहां डायरेक्टली दिया है, एनाबॉलिक है लेकिन उसका आरबीसी। बेटा होता क्या है कि जब मल्टी स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है ना, करेक्ट या इनकरेक्ट, तो वहां पर एक एक वर्ड की क्लैरिटी होना और एनसीईआरटी में क्या दिया है वो याद होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। जो एट्रियल वॉल है हार्ट की, उससे एएनएफ प्रोड्यूस होता है जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है। किडनी से एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है जो एरिथ्रोपोइसिस करवाएगा। और जीआईटी से गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, कॉलिसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड रिलीज होता है। ये सब डाइजेस्टिव जूसेस के प्रोडक्शन को, डाइजेशन को रेगुलेट करते हैं। सीसीकेपीजेड गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराकर रिलीज कराता था बाइल, और पीजेड पैनक्रियोजाइमिन पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स प्रोड्यूस करवाता था। सिक्रीटिन पैनक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट्स इंक्रीज करवाता है। गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन, HCl एंजाइम्स का प्रोडक्शन करवाता था। और जीआईपी गैस्ट्रिन को रिड्यूस करता था। गैस्ट्रिन स्टमक की मोटिलिटी इंक्रीज करता था, जीआईपी उसको रिड्यूस करता था। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नाउ ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, विविपैरस है, यानी डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 1 पेयर टेस्टिस हैं, मेल सेकेंडरी सेक्स डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स हैं जिन्हें लोब्यूल्स बोलते हैं, और हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में लाइनिंग है अंदर स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल की। स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होगा, डायरेक्टली नहीं होता, स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी, उसमें मियोसिस होगा जिससे फाइनली स्पर्म बनेंगे। और सर्टोली सेल मम्मी है जो खाना देंगी इन डिवाइडिंग जर्म सेल को। लीडिक सेल ट्यूब्यूल के बाहर हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स, एंड्रोजन्स, ये एलएच के कंट्रोल में होते हैं। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस और स्क्रोटम आता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर ओवरी है, 1 पेयर ओविडक्स यानी फैलोपियन ट्यूब है, एक यूट्रस, एक वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और एक पेयर मैमरी ग्लैंड्स भी हैं। ओवरी से फीमेल गैमीट बनेगा और ओवेरियन हार्मोन्स जो स्टेरॉइडल हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह रिलीज होंगे। ओवरी के फॉलिकल्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कोई प्राइमरी, कोई सेकेंडरी, कोई टर्शरी, स्ट्रोमा के अंदर होंगे। बेटा एक एपिथेलियम थी, अंदर स्ट्रोमा था जिसमें कॉर्टेक्स और मेड्यूला था, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में स्ट्रोमा, याद आया। ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना ये फीमेल एसेसरी डक्ट्स हैं। यूट्रस में 3 लेयर्स हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बेटा मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस है। मैमरी ग्लैंड्स वन ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बेटा आप ध्यान से देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कैरेक्टर बोल रहे हैं मैमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं दिया, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं। जैसे प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट, हाई पिच वॉइस होना, ऐसे ही मैमरी ग्लैंड इज वन ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस से रिजल्ट होगा स्पर्म का फॉर्मेशन। ये ट्रांसपोर्ट होंगे सेकेंडरी मेल सेक्स एसेसरी डक्ट से। एक नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म में हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल है। ये जो मैच्योर फीमेल गैमीट बनेगा तब उसे oogenesis कहते हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल प्राइमेट फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी जब सेक्सुअल मैचुरेशन यानी प्यूबर्टी आएगी।
ओव्यूलेशन के टाइम 1 ओवम इज रिलीज्ड पर मेंस्ट्रुअल साइकिल. साइक्लिकल चेंजेस होंगे ओवरी में, यूट्रस में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, इंड्यूस बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ. बेटा जो पिट्यूटरी के हार्मोन है एफएसएच एलएच वो ओवरी में चेंजेस करेंगे, और जो ओवरी के हार्मोन है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वो यूट्रस के अंदर चेंजेस करेंगे. कॉइटस के बाद यानी सेक्सुअल कॉपुलेशन के बाद स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड टू, पहले वजाइना, फिर वहां से सर्विक्स, यूट्रस, फिर सही वाले फैलोपियन ट्यूब में, और फाइनली उसमें भी इस्थमस और एम्पुला पर पहुंचेंगे. वेयर द स्पर्म्स फर्टिलाइज द ओवम, एक्चुअली फर्स्ट चॉइस होगी एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन. तो बेटा यहां पर एम्पुला दिया है, बट फर्स्ट चॉइस ऑफ फर्टिलाइजेशन साइट विल बी एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन. ये बात मैंने क्लास में भी लिखवाई थी आपको. अगर ये चॉइस नहीं दी हुई है तो आप एम्पुला लगा देना, but this will be the first choice. Now, leading to the formation of diploid zygote, X और Y क्रोमोसोम स्पर्म में कौन सा है उससे सेक्स डिसाइड होगा. अब जाइगोट में मल्टीपल रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होंगे, जिससे पहले 2 सेल, 4 सेल, फिर 8 से 16 सेल मॉर्यूला बनेगा, फिर वो यूट्रस में आएगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, एंड दिस विल बी इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, जिससे हम कहेंगे प्रेगनेंसी हो गई. 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में फुल्ली डेवलप फीटस रेडी फॉर डिलीवरी है. ये जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है इसे पार्चुरेशन कहेंगे, एंड दिस इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. अब इसमें ईस्ट्रोजन का रोल है, ऑक्सीटोसिन का रोल है, और कॉर्टिसोल का रोल है. बेटा थ्योरी में कहीं नहीं दिया, हालांकि मैंने तो पढ़ाया है. ऑक्सीटोसिन तो पता ही है बर्थ हार्मोन है. याद है बेटा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशियो डिस्टर्ब होगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. प्रोजेस्टेरोन कम होगा, ईस्ट्रोजन हाई होगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा डिटैच होना शुरू करेगा जो फीटस है फ्रॉम द एंडोमेट्रियम. और कॉर्टिसोल याद है बेटा एसीटीएच का लेवल हमने बात की थी, विच डिसाइड्स द टाइम ऑफ डिलीवरी. कितने स्टूडेंट्स को याद आ रहा है? तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने तो पढ़ाया है आपको भर भर के. मजे आ रहे हैं? चलिए नाउ इसके बाद मैमरी ग्लैंड्स डिफरेंशिएट हो रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रोजेस्टेरोन ने एल्वियोलाई का नंबर इंक्रीज कर दिया, और अब ये मिल्क भी प्रोड्यूस करेंगे, वो प्रोलैक्टिन करवाता है, और मिल्क का इजेक्शन ऑक्सीटोसिन करवाता है. न्यू बेबी इज फेड मिल्क बाय द मदर यानी लैक्टेशन ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू मंथ्स ऑफ ग्रोथ. अप टू 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड बाय द पीडियाट्रिशियंस, बच्चों के डॉक्टर. मजे आ रहे हैं? बेटा मैं समरी इसीलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स एरिथ्रोपॉइसिस में हेल्प करते हैं, या पार्चुरेशन में कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन का भी रोल है. हमने पढ़ा है क्लास में, लेकिन हमारी एनसीईआरटी की थ्योरी में नहीं है. ये वो पॉइंट्स है जो जनरली हमसे मिस हो जाते हैं, इसीलिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है. मजे आ रहे हैं हर्षवर्धन? अरे वाह, वेरी नाइस लेक्चर इज गोइंग ऑन, थैंक यू सो मच. यस, उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं बेटा, बिल्कुल. चलो आगे बढ़े. नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ टोटल वेलबींग है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन. पेब्स 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 पेब्स. हमारा नेशन वाज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एट नेशनल लेवल, यानी वही बेटा जो अपनी पहली फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 4 साल बाद आफ्टर हमारी आजादी 1951 में. काउंसलिंग, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अडोलेसेंस, उसके चेंजेस, safe and hygienic sex practices, STIs including AIDS is the primary step towards reproductive health. इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, केयर करना अबाउट प्रॉब्लम्स लाइक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डिलीवरी से रिलेटेड, MTPs सेफ हाइजीनिक होनी चाहिए, STIs, बर्थ कंट्रोल यानी कॉन्ट्रासेप्शन, इनफर्टिलिटी, डिलीवरी के बाद चाइल्ड की केयर, मदर का मैनेजमेंट, ये सब भी RCH प्रोग्राम के अंडर आते हैं. ये सब तो हमारी थ्योरी में है. हाँ बेटा, यस केशव, थ्योरी में लिखा है इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट, और यहां पे लिखा है वाज द फर्स्ट नेशन. थ्योरी में वन ऑफ द फर्स्ट लिखा है और यहां पर फर्स्ट लिखा है. जो भी आए दोनों में से एक, उसको आंसर हम लगा देंगे. अच्छा मैम, ओल्ड एनसीईआरटी में एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, न्यू एनसीईआरटी में डिलीट. बेटा क्या लिख रहा है एक बार फिर से बताओ मुझे, बताइए. नाउ overall improvement in reproductive health has taken place in our country
क्योंकि MMR और IMR रिड्यूस हो गया है, अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STIs है, इनफर्टिलिटी के लिए हमारे पास बहुत अच्छे क्लिनिक्स हैं, इंप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर लिविंग कंडीशंस एंड एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन प्रमोटेड। अच्छा, इंप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर लिविंग कंडीशंस, उसके कारण भी काफी सारे इस्थमस एंड एम्पुला। क्या बेटा? ओल्ड एनसीईआरटी में एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन दिया गया था और न्यू में केवल एम्पुला दिया गया है। नहीं यार, बेस्ट चॉइस तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ही होती है, एक्चुअली तो वही होता है। चलो मैं चेक करती हूँ, मैं एक बार एनसीईआरटी देख के चेक करके आपको कंफर्म करती हूँ, ठीक है? मैं कंफर्म करूंगी। थ्योरी में बता रहे हो या इधर समरी में बता रहे हो? बेस्ट चॉइस वैसे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन होता है, मैं एक बार चेक करती हूँ पक्का, ठीक है? मैं बताऊंगी ये पॉइंट। अब हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इसलिए हमें इंटेंस प्रोपोगेशन करना है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में नेचुरल मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल बैरियर मेथड्स हैं, आईयूडीज, पिल्स, इंजेक्शन, इम्प्लांट, सर्जिकल मेथड्स हैं। दे आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बट वी आर फोर्स टू यूज देम ताकि हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सके या डिले कर सके या 2 बच्चों में गैप रख सके, स्पेस कर सके। अच्छा, समरी में पहले एम्पुलरी इस्थमिक था और अब समरी में चेंज करके एम्पुला कर दिया गया है, आप यही बोल रहे हो ना? थ्योरी में तो एम्पुला ही है, बट समरी में पहले एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन था और अब समरी में भी एम्पुला कर दिया गया है, यही बोल रहे हो बेटा? तो एक बार यस लिखो। चलिए, नाउ एमटीपी हमारी कंट्री में लीगलाइज हो गई थी अप्रैल 1971 में। एमटीपी परफॉर्म होती है टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, कैजुअल रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा, जहां पर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी हार्मफुल या फेटल होगी मां को, बच्चे को या दोनों को, वहां पर एमटीपीज होती है। ठीक है बेटा, मैं चेक करके कंफर्म करके बताती हूं। नाउ इन्फेक्शन या डिजीजेस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है उसे एसटीआई कहते हैं। यहां डी लिखा है डिजीज, बट एक्चुअली एसटीआई अब न्यू एनसीईआरटी में चेंज आ गया था 2 साल पहले। इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में पीआईडी, स्टिल बर्थ, इनफर्टिलिटी, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। अर्ली डिटेक्शन जो है बेटा, इससे बेटर क्योर हो सकता है, हालांकि अर्ली सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं, हल्की सी स्वेलिंग, इचिंग, डिस्चार्ज, ये सब रहता है, पेन। और लेट कॉम्प्लिकेशंस में बेटा इनफर्टिलिटी, एबॉर्शन, रिप्रोडक्टिव कैंसर्स, पीआईडी, स्टिल बर्थ, ये सब होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक्सेट्रा। अवॉइडिंग इंटरकोर्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स, यूज ऑफ कॉन्डोम्स ड्यूरिंग कॉइटस, ये सिंपल प्रिकॉशंस हैं टू अवॉइड STIs. Now, inability to conceive or reproduce children even after 2 years. ये बेटा हमारी थ्योरी में नहीं लिखा गया है, हालांकि मैंने आपको नोट्स में बताया है, ये सिर्फ समरी में लिखा गया है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें IVF, जिसके बाद हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, ऐसा लिखा है बेटा। जिफ्ट करोगे तो फैलोपियन ट्यूब में, IUT करोगे तो एम्ब्रियो में। इसे कॉमनली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, मुझे 1 मिनट दो बेटा, मैं आपका ना वो वाला पेज भी मंगवा लेती हूं। 1 मिनट देना, देखो तब तक। चलो बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एवोल्यूशन करेंगे एवोल्यूशन, बायोटेक।
Health is not just absence of disease. It is a state of complete physical, mental, social, psychological well-being. टाइफाइड, कॉलेरा, निमोनिया, फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, मलेरिया, ये सब मेजर कॉज है जिससे डिस्ट्रेस होता है. वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं जैसे मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, अगर अच्छे से ट्रीट नहीं करें तो ये जानलेवा हो सकता है. पर्सनल क्लेनलीनेस, हाइजीन, इसके अलावा पब्लिक हेल्थ मेजर्स जैसे प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिकंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, control of vectors like mosquitoes, टीकाकरण, immunization, helpful in preventing the disease. Immune system major role play करता है preventing this disease when we are exposed to disease causing agents. Innate immunity में हमारी skin और mucous membrane है जो फर्स्ट बैरियर है. एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस हैं हमारे टीयर्स में जैसे लाइजोजाइम, सलाइवा, फैगोसिटिक सेल्स हैं जो ब्लॉक द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इन आवर बॉडी. तो बेटा ये फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और सेल्यूलर बैरियर हो गया. अगर पैथोजन सक्सीड हो जाए इन गेनिंग एंट्री इनटू द बॉडी तो हमारी स्पेशल एंटीबॉडीज बनती हैं या टी किलर सेल्स हैं जो इस तरीके से किल करेंगे इन पैथोजेंस को. इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी भी होती है, तो जब सब्सिक्वेंट एक्सपोजर सेम पैथोजन को होगा तो अब रिस्पॉन्स रैपिड होगा और मोर इंटेंस होगा. एंड दिस इज द बेसिस ऑफ प्रोटेक्शन अफोर्डेड बाय वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. वैक्सीन में हम टेस्ट मैच प्ले करके मेमोरी बीटी सेल्स ही रेडी करवा के रख लेते हैं. एड्स एंड कैंसर किल अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड. एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV फेटल है, कैन बी प्रिवेंटेड अगर प्रिकॉशंस ले लिए जाएं. मेनी कैंसर्स आर क्योरेबल अगर डिटेक्टेड अर्ली एंड अप्रोप्रिएट थेरापेटिक मेजर्स आर टेकन. ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ एंड एडोलेसेंट इज बिकमिंग अनदर कॉज ऑफ कंसर्न. एडिक्टिव नेचर है अल्कोहल का, ड्रग्स का, और इससे रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस होता है. सो जब बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर है, एग्जामिनेशन रिलेटेड, कॉम्पिटिशन रिलेटेड है, then youth try these. He or may get addicted to them. So education about the harmful effects, counseling and seeking immediate professional and medical help would totally relieve the individual from these evils. हो गया, ये तो बड़ा आसान थी, इसकी समरी में तो कुछ भी नहीं था. आ जाओ बेटा इवोल्यूशन पर आते हैं. लोकोमोशन एंड मूवमेंट का मैंने बोला है, वो अभी भेज रहे हैं जो हमारे DTP ऑपरेटर है. Origin of life on earth can be understood only against the background of origin of universe, especially earth. Universe, फिर earth और फिर उस पर life. Most scientists believe chemical evolution, that is formation of biomolecules, preceded the appearance of first cellular form. पहला सेल बनने के पहले chemical evolution चल रहा था और तभी एटम से बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है. Subsequent event as to what happened to the first form of life is a conjectured story हमने बनाई है based on Darwinian idea of organic evolution by natural selection. जो life forms हैं वो diversity, भिन्नता on earth has been changing over millions of years. It is generally believed कि variations in a population result in variable, सबके अलग अलग fitness है क्योंकि सबके अंदर अलग अलग variations हैं. Habitat fragmentation and genetic drift may accentuate these variations, leading to appearance of new species and hence evolution. बेटा ये अपन ने थ्योरी में कहीं नहीं पढ़ा. जेनेटिक ड्रिफ्ट तो पढ़ा है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी, अचानक से कोई नेचुरल कैलामिटी होगी, कुछ मेंबर्स जगह छोड़कर चले जाएंगे, फाउंडर्स इफेक्ट जो हमने पढ़ा था, दे विल फॉर्म अ न्यू स्पीशीज. बट ये हमने बॉटनी में पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में. बेटा इसका इतना सा मतलब है कि अगर आपने घर के टुकड़े कर दिए तो वो कुछ मेंबर्स कहीं और चले जाएंगे, वहां कुछ और तरह का एनवायरनमेंट होगा, तो जो वहां के लिए फिट होंगे वो जीवित रहेंगे, बाकी मर जाएंगे और उनमें धीरे धीरे चेंजेस होंगे एंड दे विल फॉर्म अ न्यू स्पीशीज. सो जेनेटिक ड्रिफ्ट तो है ही, साथ में हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, ये हमने नहीं पढ़ा था. नाउ इसके बाद हम बात करते हैं होमोलॉजी. होमोलॉजी ब्रांचिंग डिफेक्ट, मतलब सेम ओरिजिन है बट डिफरेंट डायरेक्शंस में गए, डिफरेंट हैबिटेट, डिफरेंट नीड, इसीलिए डिफरेंट फंक्शंस. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अडैप्ट, हमने ये तो पढ़ा था, होमोलॉजी, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये शब्द तो हमने पढ़े थे, अडैप्टिव रेडिएशन, ये शब्द हमने पढ़े थे. नाउ जब हम स्टडी करेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी की, फॉसिल्स की, बायोकेमिस्ट्री की, तो हमें एविडेंसेस मिलेंगे.
Among the stories of evolution of individual species, the story of evolution of modern man is most interesting, and parallel evolution of human brain and language. बेटा क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज होती गई थी, ऑस्ट्रालोपिथिकस की 500 थी, फिर 650 से 800 तक होमो हेबिलिस की आई, फिर 900 होमो इरेक्टस की आई, फिर 1300 से 50 1400 के अराउंड एनसीईआरटी में 1400 दिया है, निएंडरथल मैन की आई, 1600 क्रो मैग्नन मैन की आई, हमारी फिर 1350 से 1400 सीसी है. तो ब्रेन की कैपेसिटी एंड लैंग्वेज मैंने बताया था कि पहले साइन लैंग्वेज थी, फिर बोलने लगे, फिर लिखने लगे. सो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, क्रेनियल कैपेसिटी एंड लैंग्वेज. ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? चलिए अब बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस. और तो कोई समरी में कोई और पैराग्राफ मिस तो नहीं हुआ बेटा लोकोमोशन मूवमेंट के अलावा? हर्ष मजे नहीं आ रहे बताओ. चल, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे, फिर मार्केटिंग करेंगे, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस जिसमें लाइव ऑर्गेनिज्म, उनका सेल या उनका कोई एंजाइम होगा. मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होगा, मेड पॉसिबल ओनली जब इंसान ने लर्न किया टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एंड कंस्ट्रक्ट आरडीएनए. इसकी प्रोसेस को आरडीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं. इसमें यूज होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, डीएनए लाइगेज का ज्वाइन करने के लिए, एप्रोप्रिएट प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफाज जैसे वायरस वेक्टर का, टू आइसोलेट एंड फेरी द फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट. फिर एक्सप्रेस कराना इस फॉरेन जीन को होस्ट में, फिर जो जीन का प्रोडक्ट है उसे प्यूरिफाई करना है यानी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी जो फंक्शनल प्रोटीन है, और फाइनली एक सूटेबल फॉर्मुलेशन बनाना है. प्रिजर्वेटिव की जरूरत है तो उसे ऐड करना है, क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत है तो वो करना है, रेडी फॉर मार्केटिंग यानी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ बायो रिएक्टर्स जिसमें 100 से 1000 लीटर्स तक का कल्चर हम कर सकते हैं. नहीं बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बता दिया मैंने, उसमें टिश्यू के बारे में बहुत कम दिया हुआ है और सीधे फिर फ्रॉग पर आ गए हैं. बता दिया बेटा. हर्षिता चेक करो एनसीईआरटी जितने स्टूडेंट्स के पास है, अगर प्लीज एक बार यस लिख दीजिए अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में उतनी ही एनसीईआरटी की समरी जितनी मैंने करवाई है, कुछ मिस तो नहीं हुआ है. आ जाओ जी एप्लीकेशन. नहीं कॉकरोच की समरी नहीं है न्यू एनसीईआरटी में बेटा, न्यू एनसीईआरटी में कॉकरोच की समरी नहीं है. भैया मैंने वो भेजा है आपको, डाउनलोड्स में डाल देना. ओल्ड में नहीं बेटा, न्यू के अकॉर्डिंग आएगी लाइंस, ओल्ड में से नहीं आएगा, न्यू एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जाएगा, डोंट वरी. चलिए नाउ, बायोटेक्नोलॉजी हैज गिवन टू ह्यूमन सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर मेटाबॉलिक मशीनरी. होस्ट की बात हो रही है. टेक्निक्स ऑफ टिश्यू कल्चर, हमने प्लांट टिश्यू कल्चर बॉटनी में मैंने पढ़ाया है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया है, वास्ट पोटेंशियल फॉर मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो टू प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज. बेटा हाइब्रिडाइजेशन से तो न्यू वेराइटीज बनाते हैं, जैसे टोमेटो पोटैटो, दो अलग अलग स्पीशीज या जीनस के प्लांट्स हैं, और प्लांट टिश्यू कल्चर से हम एग्जैक्टली कार्बन कॉपी थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी माइक्रो प्रोपोगेशन करते हैं. नाउ आरडीएनए टेक्नोलॉजी हैज मेड इट पॉसिबल टू इंजीनियर माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स such that they have novel capacities, capabilities. Now genetically modified organisms हमने create करे हैं by using methods other than natural methods to transfer one or more genes from one organism to another, generally using techniques such as rDNA technology. तो बिल्कुल बेसिक सी बात है. Now GM plants, genetically modified plants have been useful in increasing crop yields. जी हाँ बेटा, हमने बीटी कॉटन बना दिया जिससे कॉटन खराब नहीं होता है, हमने पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको बना दिया जिससे टोबैको का पेड़ की यील्ड खराब नहीं होती, तो यील्ड इंक्रीज होती है. रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, जैसा मैंने आपको फ्लेवर सेवर टोमेटोज बताए थे, एंड मेक क्रॉप्स मोर टॉलरेंट ऑफ स्ट्रेसेस.
Now, with improved nutritional value of food and reduced reliance on chemical pesticide यानी pest resistant crops, और न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज में अपना गोल्डन राइस हो जाएगा जो विटामिन ए एनरिच्ड राइस है. Now, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस से इंपैक्ट हुआ है इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर, क्योंकि मास प्रोडक्शन हुआ है सेफ एंड मोर इफेक्टिव मेडिसिन थेरापेटिक्स का. नाउ ये जो रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स हैं, दे आर आइडेंटिकल टू ह्यूमन प्रोटीन्स, दे डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एंड दे आर फ्री फ्रॉम द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जैसा कि सिमिलर प्रोडक्ट्स जो नॉन ह्यूमन सोर्सेज से, जैसे हम पहले पिग्स और कैटल्स को स्लॉटर करके मार के जो इंसुलिन निकालते थे, उनसे रिस्क था, वो यहां पर नहीं होगा. ह्यूमन इंसुलिन इज मेड इन बैक्टीरिया. बेटा हमें पता है ई कोलाई के अंदर हमने ए चेन और बी चेन बनाने वाला जीन डाला है, yet its structure is absolutely identical to that of natural molecule of insulin. Transgenic animals are also used to understand कि genes कैसे contribute करते हैं development of disease by serving as models for human disease. दो कार. So cancer, cystic fibrosis, A से Alzheimer's and R से rheumatoid, NCERT की lines हैं. Now, gene therapy is the insertion of genes into an individual cell and tissue to treat diseases, especially hereditary diseases. अगर genetic disease है, hereditary disease है, जन्मजात disease है, defective gene है, उसको हमने replace किया था. It does so by replacing a defective mutant allele with a functional one or gene targeting which involves gene amplification. बेटा ये नई लाइन है, ऐसी लाइन एनसीईआरटी की थ्योरी में कहीं नहीं है. ऐसी लाइन एनसीईआरटी की थ्योरी में कहीं नहीं है. बेटा थ्योरी के अंदर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि हम रिप्लेस कर देते हैं डिफेक्टिव जीन को फंक्शनल जीन से, बस इतनी बात लिखी है. यहां उन्होंने डिफेक्टिव का मतलब बताया. डिफेक्टिव मतलब वो म्यूटेटेड जीन है. सो डिफेक्टिव म्यूटेंट अलील. अब वो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस जो भी कंडीशन है, यानी वो डोमिनेंट रेसेसिव जैसे भी डिजीज है, इसीलिए डिफेक्टिव म्यूटेंट अलील को हम रिप्लेस करेंगे विद अ फंक्शनल वन. थ्योरी में लिखा है डिफेक्टिव जीन को करेंगे, यहां लिखा है डिफेक्टिव म्यूटेंट अलील को करेंगे. ठीक है, तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज न्यू है. या जीन टारगेटिंग विच इन्वॉल्व्स जीन एम्प्लीफिकेशन, ये लाइन भी नई है. बेटा जीन एम्प्लीफिकेशन मतलब जैसे पीसीआर करते हैं, तो पीसीआर में एक जीन की हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं इन विट्रो. जीन टारगेटिंग हमने यही तो किया था बेटा, आपको याद है जब हमने पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट्स निकाले थे, फिर हमने उनका कल्चर किया था, तो 5 लिम्फोसाइट निकले, हमने उससे 500 लिम्फोसाइट्स बना लिए और उनके अंदर हमने जीन इंट्रोड्यूस करा था. तो हमने जीन टारगेटिंग करी थी, अपने जीन को एम्प्लीफाई करा था. ये लाइन अच्छे से याद कर लेना बेटा. ठीक है. नाउ viruses that attack their host and introduce their genetic material into host cell as a part of their replication cycle are used as vector to transfer healthy genes or more recently portions of gene. बेटा याद है lymphocytes अगर एनिमल सेल होस्ट है तो रेट्रोवायरस हमने यूज किया था, याद आया बेटा? ये रेट्रोवायरस की ही बात कर रहे हैं. ये लाइन भी बेटा थ्योरी में कहीं नहीं दी गई है. तो वो वायरस जब रेप्लिकेट करेगा, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, तो आपने अपना जीन उसके साथ जोड़ दिया है. और आजकल तो यहां लिखा है पूरा जीन ना जोड़कर पोर्शन ऑफ जीन भी जोड़ सकते हैं. तो ये लाइन, ये लैंग्वेज भी डायरेक्टली एनसीईआरटी की थ्योरी में इस चैप्टर में नहीं दी गई है. ठीक है. नाउ करंट इंटरेस्ट इन द मैनिपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स एनिमल प्लांट्स हैव रेज्ड सीरियस एथिकल क्वेश्चन. सही गलत की अब बात हो गई है. चलो अब बेटा मैंने वो मंगवा ली है, एक स्लाइड जो मिस हुई है, एक बार देख लेते हैं अपन उसको भी. बेटा एक बार 11th क्लास की एनसीईआरटी निकालो. लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट निकाल ली. मसल्स का रिपीटेड स्टिमुलेशन होगा तो उससे फटीग होता है.
Muscles are classified into red and white fibers based primarily on the amount of myoglobin red colored pigment. फिर उसके बाद ये अलग बात है कि अगर मायोग्लोबिन ज्यादा है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा है, उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, एनारोबिक कम होगा, लैक्टिक एसिड कम बनेगा, वो थकेंगी कम, तो लंबे टाइम तक स्लो कॉन्ट्रैक्शंस करेंगे जैसे बैक मसल्स. और इसका ऑपोजिट हो जाएगा अपना व्हाइट फाइबर्स में. और रेड वाली में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होगा और व्हाइट वाली में ज्यादा होगा. नाउ बोन्स एंड कार्टिलेज हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाती है. स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड करते हैं एक्सियल एंड अपेंडिकुलर में. नाउ एक्सियल के अंदर हमारा स्कल आएगा, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम आएगा. लिम्ब की बोन्स और गर्डल्स जो है ये अपेंडिकुलर सिस्टम बनाएंगे. अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल. 3 टाइप्स के जॉइंट्स हैं बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज. फाइब्रस जो इमूवेबल है, कार्टिलेजिनस जो पार्शियली मूवेबल है, इसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क और प्यूबिक सिम्फाइसिस आता है. एंड साइनोवियल. साइनोवियल जॉइंट्स कंसिडरेबल मूवमेंट्स करेंगे. इसमें बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पिवट जॉइंट, ये सब आएंगे. एंड दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन लोकोमोशन. मजे आ गए? अभी तक समरी नहीं पढ़ी थी, आज डन हो गया. एम्स गुप्ता. चलिए, तो ये सब कुछ हमें पता ही है बेटा. जहां जहां कुछ कुछ थोड़ा सा नया, कुछ इंटरेस्टिंग था, वो मैंने आपको बता दिया. अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो. ये अभी आपका रोल खत्म नहीं हुआ बेटा. अब आप जब अपना रिवीजन करोगे ना, आपको रिवाइज खुद करना है. रिवाइज समरी ऑफ 2 चैप्टर्स डेली. 2 चैप्टर करके करना है बेटा, विथ इट्स थ्योरी. मेरी बात फुल कंसंट्रेशन से सुनना, मैं क्या कह रही हूं. जैसे सपोज आप कल से शुरू करोगे, ठीक है. कल आपने मान लो 2 चैप्टर लिए. सपोज करो मैंने एनिमल किंगडम लिया फॉर एग्जाम्पल, और एक मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस ले लिया. तो बेटा आप क्या करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो. आप पहले इसकी थ्योरी पढ़ोगे, फिर हैंड टू हैंड इसकी समरी पढ़ोगे. ऐसे इसकी थ्योरी पढ़ोगे, फिर हैंड टू हैंड इसकी समरी पढ़ोगे. आप भले ही एक चैप्टर ले लो, आप एक चैप्टर ले लो बेटा. लो, ये लो. जिसका थोड़ा बैकलॉग है और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एक कर लो बेटा. लो, एक कर लो, कोई बात नहीं, अपने पास दिन है, पर ढंग से करना है. अगर सपोज मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस लिया, तो बेटा मैं इसकी पहले थ्योरी पढ़ूंगी. तो जब मैं थ्योरी पढ़ूंगी तो मेरा चैप्टर काफी रिवाइज हो जाएगा. अगर थ्योरी में कुछ पॉइंट्स मुझे याद नहीं आएंगे, इफ फॉरगेटिंग, तो आप उनको जोर जोर से बोलकर लर्न करोगे और फिर उनको स्टार मार्क कर लोगे. और बेटा हैंड टू हैंड उसकी समरी पढ़ना. तो क्या होगा, जब ताजा ताजा, मैं तो इतने साल से पढ़ा रही हूं तो मुझे पता है कि कौन सा पॉइंट है जो थ्योरी में नहीं दिया, समरी में दिया है, तो मैंने आपको फट से बता दिया. या कहां पे लैंग्वेज बदली, आपको फट से बता दिया. आपके लिए भी इतना सिंपल, इतना ईजी नहीं है. तो आप थ्योरी पढ़ो और उसके तुरंत बाद समरी पढ़ो, तो आप रिलेट कर पाओगे कि यार ये लाइन, ये लैंग्वेज, ये डिफरेंट है. तब जाकर वो दिमाग में फिट होगा. ये तो मैंने अभी करवा दिया, पर आपके दिमाग में तब जाएगा. तो बेटा अपने पास में कितने चैप्टर्स हैं? अगर अपन जूलॉजी की बात करें तो 9 और 6, 15 चैप्टर्स हैं. तो इसमें आपके 15 दिन जाएंगे, 15 डेज. अगर आप इसे कल से शुरू करते हो, आज से करोगे, कल से करोगे, बताओ. आज से शुरू कर दे. आज कौन सी डेट है? 18 है आज शायद. रुको, आज 18 है. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 1 अप्रैल. मेरे को अप्रैल फूल नहीं बनाना. 1 अप्रैल. तो आप 18 मार्च से ये काम शुरू करोगे बेटा, और 1 अप्रैल को आपका ये काम खत्म हो जाएगा, 2026. इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो. हर चैप्टर, एक चैप्टर आप डेली 2 बार रिवाइज कर रहे हो. एक जब उसकी थ्योरी पढ़ोगे और दूसरा जब उसकी समरी पढ़ोगे. और बेटा 1 तारीख के बाद फिर अपन केवल स्टार मार्क पॉइंट्स को ही रिवाइज करेंगे. बेटा अप्रैल की तैयारी करवा रही हूं, फिर से सुन लो कैसे करोगे, फिर से सुन लो. आज मान लो मैंने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर उठाया, मैंने उसकी थ्योरी पढ़ना शुरू की,
जो जो मुझे याद नहीं है उसको मैंने लर्न करा, उसको स्टार मार्क लगा दिया, समरी पढ़ ली, बात खत्म हो गई। कल मैंने दूसरा चैप्टर ले लिया, तीसरा चैप्टर ले लिया, मैंने ऐसे कर लिया। अब 1 अप्रैल के बाद में मैं सिर्फ स्टार मार्क पॉइंट्स को ही रिवाइज करूंगी जब मेरा नेक्स्ट रिवीजन का स्लॉट आएगा। जोर जोर से बोल के याद करना बेटा, इसीलिए एक चैप्टर करने में 2, 2.5, 3 घंटे भी लग सकते हैं। वो टाइम सब का अलग अलग होगा। अगर आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, वो चैप्टर एकदम हाथ में सब कुछ आता है, तो हो सकता है आप 15-20 मिनट में भी निपटा दो। बट अगर उसका बैकलॉग है, या तब अच्छे से याद नहीं किया था, या कुछ पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं, या थोड़ी लर्निंग कमजोर है, कुछ एग्जाम्पल्स में पंगा है, तो बेटा थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। बट अपने को ये काम करना है। करोगे सब? वादा करो मुझसे। और फिर ये गाना मत गाना 1 अप्रैल को आप जब 2 को मुझे मिलोगे, वादा तो टूट जाता है। वादा नहीं तोड़ना बेटा, वादा पूरा करना है, गुरु मां से किया हुआ वादा। तो थ्योरी और समरी एक चैप्टर की 1 दिन में एनसीईआरटी से करनी है बेटा अपने को, ठीक है। अब एक स्टूडेंट ने पूछा था कि गुरुमा अगर कुछ थोड़ा बैकलॉग अभी बचा है तो अभी भी सिलेक्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता बेटा। 15 दिन ये और 29 दिन और 14 और 30, 44 डेज अपने पास में बेटा, 40 दिन मान लो, क्यों नहीं सिलेक्शन हो सकता। जो जो बैकलॉग अगर है तो अभी भी उसे क्लियर कर लो बेटा। बैकलॉग अगर है तो उसे 1 शॉट से कर लो। जैसे मेरे जूलॉजी के 1 शॉट से करना है तो आप या तो समरी लेक्चर से कर लो, या यकीन वाला जो चैनल है वाईटी चैनल, उस पर प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में जाना। अभी मुझे इंस्टा पर एक स्टूडेंट ने रील बनाकर शेयर करा था, अभी वो मेडिकल कॉलेज में है, कि मैंने इस वाली प्लेलिस्ट से ही पूरी जूलॉजी पढ़ी थी 1 शॉट। लेकिन बेटा 1 शॉट भी क्यों इतना इजी नहीं है, क्योंकि आपको लर्न करना पड़ेगा, तो उसे ढंग से करना, ठीक है। तो जो चैप्टर अगर बैकलॉग है तो यकीन वाईटी चैनल पे चले जाना, वहां पर प्लेलिस्ट में मेरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज देख लेना। केवल 2 साल पुरानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल डेंगू चिकनगुनिया नहीं मिलेगा वहां पे, बाकी सब कुछ है। अच्छे से बिल्कुल उसको कवर अप कर लेना, डेंगू चिकनगुनिया लेक्चर में से देख लेना, ठीक है। बॉटनी के, हाँ यार बेटा मुझे पता है, बॉटनी के एक्चुअली वो कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण E2 से पीडब्ल्यू को डिलीट करना पड़े उस चैनल से, मतलब प्राइवेट करने पड़े हैं, वो हो गए हैं। और अभी कोई चैनल फ्री नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं 1 शॉट्स कहीं पर दे नहीं पा रही हूँ। मेरे को मतलब जब मुझे परमिशन मिलेगी, वो पूरा सिस्टम में आएगा, तभी मैं दे सकती हूँ। तो कोई बात नहीं बेटा, आप समरी लेक्चर से कर लेना। यकीन 2.0 3.0 में मैं बॉटनी ले रही हूँ, या लास्ट ईयर के आपको मिले होंगे बैचेस, लास्ट ईयर का यकीन 2.0 में मैंने बॉटनी पढ़ाई है, वहां के समरी लेक्चर से कर लो। या कुछ पॉडकास्ट हैं वो भी मैंने उस पे दिए हुए हैं, वाईटी पे भी हैं कुछ, ठीक है। चलिए, कंप्लीट जूलॉजी तो मिल जाएगी वहां पर बेटा। अभी एनसीईआरटी और ये जरूर करना, ये 1 शॉट से अब वही बच्चे करें जिनका कुछ बैकलॉग है, वरना आप एनसीईआरटी से या समरी लेक्चर से या पॉडकास्ट से या आपके नोट से, आप जैसे भी अभी तक रिवाइज करें, प्लीज वैसे ही करिए, ठीक है। चलो, अब मैं आज की क्लास को तो अपन यहां पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। 2 मिनट आपके लगेंगे, पर ऐप पे मुझे जरूर 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 बताना क्लास कैसी लगी। मैं आपके इंट्रो वाला पार्ट भी कंप्लीट ले लूंगी, और 3.0 में जब मैं बॉटनी की समरी लूंगी तो उसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। और अब हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। मैं टेलीग्राम चैनल पे जो मॉर्निंग डोज देती हूँ, मैं आपको वॉइस मैसेज दे दूंगी, आपको बता दूंगी कौन सा चैप्टर होगा। इट वुड बी अ सरप्राइज टेस्ट फॉर यू। और हम क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले उसके, लेकिन मैं 2024-2025 का पेपर भी सॉल्व कराऊंगी। खुद से मत सॉल्व करना, अभी खुद से बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, क्लास में उसी टाइम करना, तभी अपने को रियल अपनी पता चलेगी। अभी सिर्फ थ्योरी रिवाइज करिए जो मैंने बताया, और जो क्वेश्चंस आप जैसे भी प्रैक्टिस कर रहे हो वो करना है, ठीक है। हाँ, मैं यूनिट वाइज बता दूंगी, इंट्रो वगैरह सब बेटा, पक्का पक्का। बताओ आपके कोई डाउट्स हैं? बेटा कल क्लास नहीं हो पाएगी,
हम एवरी 3-4 डेज में क्लास रखते हैं, है ना, हर 3-4 दिन में क्लास रखते हैं ताकि आपको आपकी सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिल सके। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, आखिरी के 1-1.5 महीने में सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि आप अपना प्लानर बनाएं और आप अपनी पढ़ाई करें। आ जाओ, मैं एक बार डाउट्स देख लेती हूं आपके। डाउट्स कहां पे आएंगे, इधर पे। ओके, ड्रॉप योर टेस्ट मार्क्स ओनली बायो। अच्छा, ये तो किसी और सबसे पूछ रहा है। 1 लाख कंप्लीट बायो, एक चैप्टर विद इन 2 मिनट्स। पता नहीं क्या लिखा है। वी कैसे हो? सब बढ़िया है। आदिति आप बताओ कैसे हो? मैम, एरिथ्रोपोइटिन एंड एरिथ्रोपोइसिस दोनों एक ही है क्या? नहीं बेटा, एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। और जो मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, जो किडनी के जेजी सेल्स रिलीज करेंगे, जो आरबीसी फॉर्मेशन करवाएगा, उस हार्मोन को एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहते हैं। एब्डोमेन में गैस क्यों बनती है? बेटा, गैस के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बेसिकली या तो आप भूखे बहुत देर तक रहते हो, या कुछ इस तरह की स्पाइसी ऑयली चीजें ज्यादा खाते हो, या किसी किसी की टेंडेंसी होती है थोड़ी गैस एसिडिटी ज्यादा बनती है। तो आप उसके लिए एक तो सुबह उठ के 2 केले खाने की आदत डालो। सुबह उठे और 2 केले खा लिए, इवन बिना ब्रश करे 2 केले खा लो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है गैस के लिए। और एसिडिक चीजें थोड़ा कम करो, और वो चुकंदर वाला जूस जो अभी मैं बताऊंगी उसको लेना शुरू करो, उससे भी गैस एसिडिटी बहुत कंट्रोल होती है। नीट में क्वेश्चन आ गया, पार्स नर्वोसा सिक्रीट्स 2 हार्मोन्स, तो स्टेटमेंट को करेक्ट माने या इनकरेक्ट? बेटा, समरी के अंदर तो लिखा हुआ है, अगर एनसीईआरटी वाला स्टेटमेंट आ गया तो फिर उसको करेक्ट लगा देना, ठीक है। नाउ, बिलिरुबिन बिलीवर्डिन ये दोनों डेड आरबीसी होते हैं ना? नहीं बेटा, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, जब आरबीसी ब्रेक डाउन होता है, हीमोग्लोबिन टूटता है, हीम अलग होता है, ग्लोबिन अलग होता है, तो फिर और मेटाबॉलिज्म के बाद बिलिरुबिन बिलीवर्डिन बनते हैं। अब ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगर इनका लेवल बहुत हाई हो जाए, यानी आरबीसी बहुत ब्रेक डाउन हो रहे हैं, बिलिरुबिन बिलीवर्डिन बॉडी में बढ़ रहा है, तो बिलिरुबिन बढ़ने के कारण येलो कलरेशन होता है, जिसे पीलिया जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है। मैम, जब आपने चैप्टर कराया था तो बोला था हार्ट अटैक पेशेंट का हार्ट माइटोसिस करता है ताकि ब्लड, वो मैंने ही बोला था बेटा कि जब हार्ट पे अटैक होता है तो हार्ट कोशिश करता है कि अभी भी वो अच्छे से इनफ सफिशिएंट काम कर सके, इसीलिए हार्ट की मसल सेल्स अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, हार्ट थोड़ी बड़ा साइज होता है, हाइपरट्रोफी होती है। लेकिन अगर फिर भी वो जो रूट कॉज है जिससे अटैक हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल पूड़ी पराठे, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई फैट्स, आप अगर नहीं कंट्रोल करेंगे, मेडिसिन वगैरह टाइम पे नहीं लेंगे, वॉकिंग वगैरह नहीं करेंगे, ब्लड वो जो क्लॉट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, अगर जो ब्लॉकेजेस हैं, तो एक दिन ये गिव अप करेगा, जिसे फिर हमने हार्ट फेलियर कहा था, ठीक है। ओके, समझ नहीं आ रहा है मैम मुझे। सागर तुनिक, तो बेटा सागर, आपने शायद पढ़ा नहीं है बेटा पूरे साल, एक बार कोशिश करो, फिर आप 1 शॉट से पढ़ने की, एक एक चैप्टर करके पढ़ो, अभी टाइम है, जितना कर सकते हो कवर। बट अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो ऑब्वियसली समरी फिर समझ नहीं आएगी, क्योंकि समरी तो एकदम कंप्राइज्ड है। तो बेटा आप देखो कहाँ गड़बड़ हो रही है। जल्दी कच्चे खाए तो बीटरूट एंड कैरेट, यदि कच्चे खाएं, श्याम खा सकते हो बेटा, आपकी मर्जी है, यू कैन ईट, बट जूस जो है उसमें आप हनी भी डालोगे तो बीटरूट हनी का एक कॉम्बिनेशन बनता है काले नमक के साथ में, वो बहुत अच्छा डाइजेस्टिव होता है फॉर द स्टमक। बेटा कॉर्टिसोल लेवल्स इससे लो डाउन होते हैं, बीटरूट का जूस जो है स्पेसिफिकली। अगर जूसर मिक्सर नहीं है तो आप कच्चे खा लीजिए, बट अदरवाइज अगर आप बना सकते हो, अगर घर में मिक्सी है, जूसर है, तो जरूर 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 जूस पीजिएगा, ठीक है। ओके, ये तो सारे सेम ही है। ओवा या सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होगा, समरी में ओवा है। नहीं बेटा, वैसे तो सेकेंडरी ऊसाइट होता है, और अब आई थिंक एनसीईआरटी की थ्योरी में भी चेंज कर दिया है, सेकेंडरी ऊसाइट ही रिलीज होता है, ठीक है। बेटा अगर किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं, जैसे 200 हो रहे हैं, 250 280 पे स्टक हो रहे हो आप,
तो प्लीज सृष्टि बेटा आप, या सृष्टि है, अंशिका है, या इनकी तरह और भी बहुत सारे बच्चे होंगे, मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, प्रतीक्षा लिख रही है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार आप देखो कहाँ गड़बड़ हो रही है, किस सब्जेक्ट में गड़बड़ हो रही है, क्यों गड़बड़ हो रही है, क्या अपन क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते ठीक से, क्या अपन सिली मिस्टेक कर देते हैं, क्या अपन समझ नहीं पाते हैं, क्या स्पीड की कमी हो रही है, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। बेटा एक बार देखो और थोड़े से रिवीजन बढ़ा दो। अगर बायो में मार्क्स कम है, कहीं ना कहीं थ्योरी में कंफ्यूजन हो रहा है, रिवाइज नहीं हो पा रहा है, इसीलिए अपन कंफ्यूजन में गलत लगा रहे हैं, या अपन जल्दी जल्दी में पढ़ने में गलत कर रहे हैं, समझने में गलत कर रहे हैं। तो अगर ये दो प्रॉब्लम्स हो रही हैं और तीसरा इस कारण से फिर आप गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग होती है, उसके कारण ओवरऑल मार्क्स डिप हो जाते हैं। तो अगर ये तीन चीजें आपके साथ में हो रही हैं तो प्लीज आप रिवीजन बढ़ाइए, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूं। मोहित जो कह रहा है बेटा आप डायग्राम का एक लेक्चर ले लीजिए। बेटा यूट्यूब के आई थिंक कंपटीशन वाला पे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली किस चैनल पे, मैंने डायग्राम का पूरी बायो के और सारे साइंटिस्ट और डेट्स का, ये पूरी बायो का मैंने ऑलरेडी पिछले 2 साल से 2025 और 2024 पर वाईटी पर ये लिया हुआ है, एंड ऑल एग्जाम्पल्स का सेशन आप वहां से देख सकते हो। आप मेरा नाम डाल के ऑल डायग्राम ऐसे डालोगे, सेशन आ जाएगा, ठीक है, वो वाईटी पे देख लेना, पीडब्ल्यू के किसी चैनल पर है। बेटा बीटरूट गाजर का जूस लेना शुरू करिए, गाजर नहीं भी हो अभी तो आ रही है फिलहाल, बीटरूट चुकंदर लो, पील करके छील के कट करो, उसमें शहद डालो, काला नमक डालो और घुमा दो। छानना नहीं है, स्ट्रेन फिल्टर नहीं करना है, फाइबर इंटैक्ट रहेगा, हाइड्रेशन होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, ब्लड वेसल्स ओपन होती है, कॉर्टिसोल लेवल्स डिक्रीज होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एंजाइटी, दिल धड़कना, पैल्पिटेशंस होना, नर्वसनेस होना, स्लीप ढंग से नहीं होना, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करना, ये सारे काम करेगा। शाम को लो 5-6 बजे के बाद, आज यकीन 3.0 में भी मैंने बताया था, मैं और सर इसको बहुत टाइम से ले रहे हैं, एंड वी हैव फेल्ट द डिफरेंसेस आवरसेल्व्स, हमको खुद को डिफरेंस लगा है, तब मैं आपको ये क्लास में बता रही हूं। अगले 1-1.5 महीने आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, इसको रेगुलर लो, डेली लो, डेली डेली करने से होता है बेटा कुछ भी, एक वन फाइन डे करने से किसी चीज का कोई फायदा नहीं है, कितनी अच्छी चीज खा लो आप चाहें। ऐसे ही पढ़ाई का भी है बेटा, पढ़ाई का भी ऐसे ही है, ठीक है। साइंटिस्ट वाला मैं अगली क्लास में ले लूंगी बेटा, डोंट वरी, ठीक है। तो ऐप पे आपके 2 मिनट लगेंगे, जो डाउट्स हो वो भी भेज देना मुझे, और क्लास कैसी लगी आपका फीडबैक भेज देना। और एक बार फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ, इम्यूनिटी बूस्टर क्लास 12th की अवेलेबल है, ये बहुत इफेक्टिव है बेटा मल्टीपल रिविजन्स के लिए, और 11th की, ये कंप्लीट बायो की बुक्स हैं पूरी। तो अगर आपके रिविजन आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, ये बुक्स बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, बिल्कुल कहानी की तरह है, मस्ती भरी किताब है, आप बस यूं यूं पेज पलटते जाओगे, सब कुछ याद आता जाएगा। वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर क्विक एंड मल्टीपल रिविजन्स, सिंप्लीफाइड हैंड रिटन नोट्स। अगर आपको नीड लगे तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, आपके नोट्स, आपकी क्लासेस ऑलरेडी इनफ है, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, जल्दी ही मिलते हैं, और तब तक रेगुलर पढ़ते रहो और फोकस्ड होके पढ़ो बेटा, अपना प्लानर बनाओ और उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं कुछ भी रील देख रही फिर भटक गए, कोई नया कोर्स देख लिया फिर भटक गए, नहीं, आप अपना रोड मैप बनाओ और आप उसको फॉलो करो। आप जानते हो मेरे क्या चैप्टर वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग है, कौन थोड़े ज्यादा स्कोरिंग है, कौन सा कम स्कोरिंग है, मेरी कहां पर कमी है, किस सब्जेक्ट में, एक बैलेंस्ड वे में प्लानर बनाकर, एमसीडी लिस्ट बनाकर पढ़ाई करिए। सॉन्ग कौन सी बेटा, किसी भी बुक से पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मैं तो आपको हमेशा बोलती हूं बेटा। बीट रूट जूस जो है वो इवनिंग में रिकमेंडेड है, ले सकते हो सुबह, लेकिन शाम को लो तो ज्यादा अच्छा है, 5-6 बजे के बाद वो बेस्ट होता है लेना। कौन सा गाना गा दूं, जो आपकी मर्जी, अभी कुछ याद ही नहीं आ रहा है, रुको। अब तुम लोग तो सजेस्ट करोगे, वो नए नए करोगे, वो तो मुझे आते ही नहीं है। पल पल दिल के पास कितना गाया है मैंने, एवरग्रीन सॉन्ग्स। चलो
एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी निगाहों पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा वो जाने हयात हो गई हो। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। तो वो अजनबी हसीना या अजनबी हसीन आपके लिए है, लेकिन अभी नहीं, अभी पढ़ना है, एमसीडी लिस्ट बनाना है और नीट